हाय गाइस, आज मैं एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है रोजेस एंड गन्स। ये एक टाइप का हिस्टोरिकल ड्रामा है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस, और कमेंट करके ज़रूर बताना इस ड्रामा की स्टोरी आपको कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पार्ट 1 की शुरुआत में हमें हमारे मेन लीड शिन केविन को दिखाते हैं जो अपने घर आता है, लेकिन एक हादसे की वजह से अब वो व्हील चेयर पर होता है क्योंकि वो चल नहीं सकता था। अब जैसे ही वो घर आता है तो उसके फैमिली मेम्बर्स उसके लिए कंसर्न दिखते हैं। उसका नेफ्यू पूछता है कि आपके पैर अभी भी ठीक नहीं हुए, लेकिन केविन तो बस आते ही हमारी फीमेल लीड वैन यूनोंग को देखे जा रहा होता है और वो भी इसको देखकर थोड़ा घबरा रही होती है। अब केविन अपने नेफ्यू के सवाल को अवॉइड करके उससे पूछता है ये कौन है, तो वो बताता है ये मेरी वाइफ सोंग्यू है। लेकिन केविन तो गुस्से में कहता है ये मुझे उस जैसी दिख रही है जिसने मुझ पर चीट करा। 4 साल पहले हम दोनों चुपके से भाग गए थे, लेकिन रास्ते के बीच में ही उसने मुझे छोड़ दिया और मेरे पैर भी उसकी वजह से तबाह हो गए। अब ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर दिखाते हैं कि इनकी 4 साल पहले मुलाकात कैसे हुई थी। यूनोंग जो होती है वो एक कैसीनो में आती है और जान करके एक आदमी के साथ फ्री होने लगती है। तभी वहाँ केविन आके उस कैसीनो पर रेड डाल देता है क्योंकि वो इस सिटी के जनरल का बेटा होता है और कहता है कि आज से ये मेरी जगह है। अब पुलिस वगैरह को देख यूनोंग तो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वही आदमी यूनोंग को पकड़ लेता है और उसके गले पर चाकू रखकर केविन को धमकाता है कि मुझे जाने दो वरना मैं इस लड़की को मार डालूंगा। और यही सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं यूनोंग मिस्टर वू के पास आके कहती है वो आदमी मर चुका है, क्या आप अब मुझे मेरी फैमिली के बारे में बताएंगी। तो मिस्टर वू उसे रोककर कहती है कि तुम्हें एक और बहुत ज़रूरी टास्क कंप्लीट करना है। तो यूनोंग पूछती है कौन सा टास्क है। तो मिस्टर वो उसे केविन की फोटो देती है। अब वो फोटो देख यूनोंग कहती है इससे तो मैं अभी मिली थी। फिर वही सीन दिखाते हैं जब यूनोंग को उस आदमी ने पकड़ा होता है। तो केविन कहता है इसे जाने दो, एटलीस्ट तुम अपनी डिग्निटी के साथ मरोगे, मैं सिर्फ 3 तक काउंट करूंगा। अब केविन जैसे ही 3 तक काउंट करता है तो उस आदमी को अचानक कुछ हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। इसलिए अब मौका देख यूनोंग वहाँ से भागने लगती है, लेकिन पैर मुड़ने की वजह से केविन के ऊपर ही गिर जाती है, लेकिन फिर थैंक यू कहकर वहाँ से निकल लेती है। अब केविन और बाकी सबको समझ नहीं आता कि उस आदमी को हुआ क्या, और फिर चेक करने पर पता चलता है कि वो आदमी मर गया होता है। और ये सारा प्लान यूनोंग का ही होता है क्योंकि उसी ने तो उस आदमी के ड्रिंक में पॉइजन मिला दिया था। प्रेजेंट में दिखाते हैं यूनोंग मिस्टर वू से कहती है अभी कैसीनो में इसने मेरा ऑलमोस्ट प्लान खराब कर ही दिया था, मैं उससे सिर्फ हल्के से टकरा गई तो शायद ही उसने मेरा चेहरा अच्छे से देखा हो। तो मिस्टर वू कहती है ये तो अच्छी बात है। फिर केविन के बारे में एक किस्सा बताती है कि एक बार जनरल शिन पर दुश्मनों ने अटैक कर दिया था और वो बहुत बुरी तरह घायल हो गए थे। केविन ने अपने डैड के इस मामले को इन्वेस्टिगेट करा तो पता चला कि कुछ जापानीज ने उसके डैड के एक सबऑर्डिनेट को रिश्वत दी। अब जिसने भी उसके डैड को धोखा दिया, केविन उनके पास गया। उन जापानीज ने सोचा कि ये तो एक कायर है जो अपने डैड के लिए उनके पास गिड़गिड़ाने आया है, इसलिए वो उसके साथ बदतमीजी करने लगे। लेकिन केविन ने तो ऑन द स्पॉट उन तीनों जापानीज को बेरहमी से मार डाला। किसी को लगा नहीं था कि केविन उन्हें मार डालेगा और अपने डैड का इस तरह से बदला लेगा। अब मिस्टर वो उसकी इस साइड स्टोरी को बताते हुए कहती है शिन हाउस में एक इनकम्प्लीट मैप है, लेकिन हमें ये नहीं पता वो कहाँ है। तो तुम्हारा इस बार का टास्क ये है कि तुम उस मैप को चुराओ और तुम्हारी न्यू आइडेंटिटी में क्रिएट कर चुकी हूँ। अब जैसे ही ये टास्क तुम पूरा कर लोगी मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली के बारे में बता दूंगी। तो यूनोंग वो फोटो लेके कहती है आपने जो कहा वो याद रखना, और पूछती है तो बताइए इस बार मैं क्या बनने वाली हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जैसे ही केविन अपने घर पर आता है तो उसका जूनियर बताता है कि एक बुरी खबर है, किसी ने एक औरत को जनरल के सामने पेश कर दिया है। तो केविन कहता है क्या बकवास है, मेरे डैड अभी भी हॉस्पिटल में है, उनको औरत की क्या ज़रूरत है, उसे यहाँ से भेज दो। तो जूनियर बताता है वो ऑलरेडी आ चुकी है और जाने का नाम ही नहीं ले रही है। तो केविन कहता है उसे बाहर निकाल दो, ये कहकर घर के अंदर चले जाता है। यहाँ दिखाते हैं वो औरत और कोई नहीं यूनोंग होती है जो मन में कहती है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मुझे ये करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं यूनोंग अच्छे से तैयार वगैरह होकर केविन के स्टडी रूम में उससे मिलने आती है और उसको सीड्यूस करने लगती है, जिससे वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। यूनोंग कहती है मैंने सुना है तुम मुझे अपने घर से निकालना चाहते हो। तो केविन कहता है तो क्या। तो यूनोंग कहती है मैं सोच रही हूँ तुम बेटा होकर अपने डैड की वुमेन को बाहर क्यों निकाल रहे हो। तो केविन कहता है वो घर पर नहीं है, इसलिए उनके बाद मैं ही इस फैमिली का मास्टर हूँ। तो यूनोंग कहती है इसका मतलब है कि तुम ये कहना चाहते हो कि अगर मैं तुम्हें मना लूँ तो तुम मुझे यहाँ रहने दोगे। ये कहकर वो अपना कोट उतार देती है। अब उसको नाइटी में देखकर बेचारा ये शर्माने लगता है। अब यूनोंग उसके पास आती है तो वो उसको कोट देता है कि पहले ये पहनो, लेकिन यूनोंग उसकी गन लेकर उस पर ही गन पॉइंट आउट कर देती है। तो केविन कहता है क्या तुम्हें ये गन चलाना आती भी है। तो यूनोंग कहती है क्या पता मैं शार्प शूटर निकलूँ। तो केविन कहता है तुम तो बंदूक की सेफ्टी कैच भी नहीं खोल सकती। यूनोंग कहती है तुम सही हो, मैं इसका ट्रिगर भी नहीं खींच सकती, मेरे पास इस प्रिटी फेस के अलावा है ही क्या। मुझे ये नौटंकी करनी पड़ी क्योंकि मैं यहाँ चूज़ करके भेजी गई हूँ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि तुम मुझे यहाँ से निकाल सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि एक बेचारी औरत क्या कर सकती है। तो केविन कहता है क्या मुझ पर गन चलाने की बात कर रही हो। तो यूनोंग कहती है नहीं। उसके बाद वो गन उसके हाथों में पकड़ाकर खुद को गन पॉइंट आउट करते हुए कहती है सर आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं, या आप मुझे यहाँ रहने दो या मुझे मार दो। वैसे भी मेरी जैसी
जैसी लड़की को मारने के बाद भी आपकी पोजीशन पर आंच नहीं आएगी। तो केविन कहता है मेरे पास एक तीसरा रास्ता है कि मैं तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा दूँ। तो यूनोंग कहती है ठीक है, अब तो मुझे बाहर निकालने के पीछे इतना पड़े ही हो तो मैं इन कपड़ों में बाहर चले ही जाती हूँ। लेकिन फिर कल की खबरों में ये आएगा कि जनरल शिन के घर में उनके बेटे और उनकी वुमेन की ब्यूटीफुल लव स्टोरी, रिपोर्टर्स को फैंटास्टिक स्टोरी मिल जाएगी। तो केविन गुस्से में कहता है तुम्हें सही में लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकता? ये कहकर गन चलाता है लेकिन वो गन खाली होती है। तो ये देख यूनोंग कहती है तुम बहुत अच्छी गन चलाते हो लेकिन मेरे से बेहतर नहीं। ये कहकर स्माइल करते हुए वहाँ से चले जाती है और वो बस देखता का देखता रह जाता है। फिर उसका जूनियर आके पूछता है सर मैं उस लड़की को कैसे बाहर निकालूं? तो केविन कहता है मेरे डैड के वापस आने तक उसको कुछ मत करना। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं यूनोंग वही नाइटी पहनकर केविन को सेड्यूस करने लगती है और वो भी उसे पीछे नहीं करता। फिर दोनों ही एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। केविन अपनी शर्ट वगैरह भी उतार देता है। अब जब इनका रोमांस चल ही रहा होता है तो यूनोंग केविन को गोली से मार देती है और इसी स्वीट एंड डेंजरस सपने को देखकर केविन घबरा कर उठ जाता है। तभी उसे म्यूजिक की आवाज़ आती है तो वो अपने कपड़े वगैरह पहनकर बाहर आता है तो देखता है कि यूनोंग वायलिन प्ले कर रही होती है। अब वो उसे देख स्माइल करने लगता है और सरप्राइज होता है उसे वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट को इतने अच्छे से बजाते देख और उसकी तारीफ करता है। तो यूनोंग कहती है मुझे ये सीखना पड़ा, नहीं तो मैं गेस्ट को एंटरटेन कैसे करती। मुझे पता है तुम मेरी जैसी लड़कियों को पसंद नहीं करते लेकिन अगर कोई चॉइस होती तो कौन नोबल फैमिली में पैदा होना पसंद नहीं करता। मैं सिर्फ ड्रिंक में ही अपना सुकून ढूंढ सकती हूँ। ये कहकर ड्रिंक करने लगती है। तो केविन कहता है इस ड्रिंक को ऐसे नहीं पिया जाता। तो यूनोंग कहती है तो तुम क्यों नहीं सिखाते मुझे? और यहीं सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाते हैं दोनों साथ में सोए होते हैं। अब जैसे ही केविन की नींद खुलती है तो वो यूनोंग को अपने ऊपर देखकर शॉक हो जाता है और जल्दी से उठकर पूछता है तुम यहाँ कैसे आई? तो यूनोंग उसे कहती है तुम तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। ये तुम थे जिसने बहुत ज़्यादा पी ली थी और मुझे फोर्स करा यहाँ रुकने के लिए। ये कहकर अपने गले पर निशान भी दिखाती है। तो केविन ये देख हैरानी से कहता है ऐसा नहीं हो सकता और ये बात मानने को तैयार ही नहीं होता है। अब उसको इतना घबराते हुए देख यूनोंग हंसने लगती है और उसे और टीज करने लगती है और जैसे ही उसे टच करने जाती है तो केविन जल्दी से उसका हाथ पकड़कर दूर कर देता है। तो यूनोंग कहती है तुम इतनी छोटी सी बात को बड़ा क्यों कर रहे हो? कहीं ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम तो नहीं है? ये कहकर उसे चिढ़ाती है। तो केविन ये सुनकर उसे गुस्से में देखने लगता है। तो यूनोंग हंसने लगती है। अब केविन उसको हंसते हुए देख जल्दी से उसे बाहर निकाल देता है और अब बेचारा इस सदमे में आ जाता है कि ये सब कैसे हुआ और उसे कुछ याद क्यों नहीं है। अब यहीं से 3 दिन बाद का टाइम दिखाते हैं। जब केविन काम पर जा रहा होता है तो यूनोंग उसे पीछे पीछे आके उसे खाने का टिफिन देती है। तो केविन कहता है मुझे ये सब पसंद नहीं है और ना ही मुझे कोई किचन मेड चाहिए। तो यूनोंग कहती है क्या मैं तुम्हारी सेक्रेटरी बन सकती हूँ? तो वो उसे ये कहकर रिजेक्ट कर देता है कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो। तो यूनोंग कहती है लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। ये कहकर उसे किस कर लेती है। तो बेचारा आसपास देखने लगता है कि यहाँ इतने सारे लोग हैं, इसलिए न चाहते हुए भी अब वो टिफिन उसे ले लेता है और उसे घर के अंदर जाने को कहता है। तभी वहाँ एक आदमी गिफ्ट वगैरह लेकर आ रहा होता है लेकिन वो गिफ्ट फेंककर चाकू से केविन को मारने जाता है कि यूनोंग जल्दी से ये देख बीच में आ जाती है और उसे वो चाकू लग जाता है। अब सारे पुलिस ऑफिसर उस आदमी को मार देते हैं और केविन यूनोंग की चिंता करने लगता है और जल्दी से डॉक्टर को बुलवाने को कहता है। यूनोंग कहती है मुझे बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम मुझे एक किस कर सकते हो? तो केविन कहता है तुम ठीक हो जाओगी। ये कहकर जैसे ही उसे किस करने जाता है तो वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं यूनोंग का इलाज हो गया होता है और वो अब खतरे से बाहर होती है और केविन उसका ध्यान रख रहा होता है और उसे अपने हाथों से सूप पिला रहा होता है। तभी वहाँ उसका जूनियर आके बताता है कि आपके डैड अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं और वो चाहते हैं कि आप खुद उनको घर ले आएं। ये बताकर चले जाता है। अब केविन जब वहाँ से जाने लगता है तो यूनोंग उसे रोककर कहती है कि क्या तुम मुझे एक हक कर सकते हो? इसलिए अब केविन उसे हक करके चले जाता है लेकिन हक करने के बहाने यूनोंग उसकी जेब में से चाबी निकाल लेती है और उसके रूम में आकर मैप ढूंढने लगती है। तभी उसे अलमीरा में एक लॉकर मिलता है और उस लॉकर में उसे मैप भी मिल जाता है और वो मन में कहती है उनके आने से पहले मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ उसे कार के आने की आवाज़ आ जाती है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 2 की शुरुआत में दिखाते हैं यूनोंग ने मिस्टर वो का दिया हुआ काम कर दिया होता है, मतलब उसे वो मैप मिल गया होता है। लेकिन तभी वहाँ कार के आने की आवाज़ आ जाती है तो यूनोंग सोचती है ये इतनी जल्दी कैसे आ गया, इसलिए अब जल्दी से अपने रूम में आकर अपने पिलो के नीचे उस मैप को छुपा देती है। अब जैसे ही केविन उसके रूम में आकर उसे उठाता है तो वो पूछती है ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी इंजरी अभी तक ठीक नहीं हुई है। केविन बताता है मेरे डैड ने कहा है कि जैसे ही वो यहाँ आएंगे सबसे पहले तुम्हें मार डालेंगे। तो यूनोंग कहती है क्या उनको हमारे बारे में पता तो नहीं चल गया? तो केविन कहता है मुझे नहीं पता। यूनोंग पूछती है क्या तुम मुझे दूर भेज रहे हो या फिर मरने के लिए भेज रहे हो? तो ये सुनकर केविन थोड़ा गुस्से में कहता है मैं तुम्हें दूर भेज रहा हूँ। फिर थोड़ा शांति से कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन हो और तुमने क्या एक्सपीरियंस करा है, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तो यूनोंग पूछती है अगर मैं चले गई तो तुम्हारा क्या? तो केविन कहता है मैं उनका बेटा हूँ, वो मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा करेंगे या पनिश करेंगे लेकिन मार नहीं डालेंगे। यूनोंग कहती है मैं नहीं जाऊँगी। तो केविन चिल्लाकर कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये सुनकर वो चुप और थोड़ा इमोशनल हो जाती है। फिर केविन शांति से उसके पास बैठकर कहता है मैं तुम्हें दूसरी सिटी भेज रहा हूँ, जैसे ही मेरे डैड शांत हो जाएंगे मैं तुम्हें वापस ले आऊँगा और हम शादी कर लेंगे। अब ये सुनकर वो थोड़ा सरप्राइज हो जाती है कि सच में? तो केविन कहता है हाँ। यूनोंग कहती है लोग तुम्हें जज करेंगे। तो केविन कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे पास्ट का हिस्सा तो नहीं बन पाया
पाया और ना ही मैं उसे चेंज कर सकता हूँ, लेकिन अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। अब ये सुनकर तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो उसे कहती है कि मेरे साथ चलो, तो वो भी चलने के लिए मान जाता है। अब जैसे ही वो उसे उठाता है तो योनोंग चुपके से वो मैप भी अपने पास रख लेती है और जल्दी से ये दोनों कार में बैठकर उस जगह से कहीं दूर जाने लगते हैं। अब योनोंग थोड़ी नर्वस होती है तो केविन उसे हौसला देता है। अब जैसे ही ये लोग मुड़ते हैं तो आगे पत्थरों का ढेर पड़ा होता है और इस चक्कर में उनका कार एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वहाँ एक पर्सन आता है और यहीं सीन कट हो जाता है। फिर एक हफ्ते बाद का दिखाते हैं। योनोंग न्यूज़ पढ़ती है कि जनरल शिन का बेटा केविन कार एक्सीडेंट में इंजर्ड होने की वजह से अभी भी कोमा में है। अब ये न्यूज़ पढ़कर वो बहुत ज़्यादा केविन के लिए परेशान होने लगती है। तभी वहाँ मिस्टर वू आके पूछती है तुम कहाँ जा रही हो, तो योनोंग कहती है केविन को देखने। मिस्टर वू कहती है मैं बहुत मुश्किलों से तुम्हें बचा के लाई हूँ उस एक्सीडेंट से और तुम्हारी मदद करी वहाँ से निकलने में, तो क्यों तुम वापस अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जा रही हो। योनोंग पूछती है वो अभी कैसा है, तो मिस्टर वू बताती है वो अभी खतरे से बाहर है, लेकिन तुम अब एक्सपोज हो चुकी हो इसलिए अब वो तुमसे नफरत करता है। अब ये सुनकर वो थोड़ी सैड हो जाती है, लेकिन फिर पूछती है सच बताइए आप उस एक्सीडेंट वाली जगह क्यों थी। मिस्टर वो पूछती है क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो। फिर बताती है हमारा टास्क उस मैप को लेना था, ना कि जनरल शिन से बदला लेना। एक्सीडेंट के पीछे कोई और है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी आइडेंटिटी याद दिलाना चाहूंगी, कभी अपने टारगेट से प्यार मत करना। तो योनोंग कहती है मैंने ऐसा नहीं करा, मुझे बस उसके लिए सॉरी फील हो रहा है। तो मिस्टर वो कहती है ठीक है, और भूलो मत तुम आज तक कैसे जीती आ रही हो। तो योनोंग कहती है मैं नहीं भूली हूँ, मैं कभी अपनी फैमिली की डेथ नहीं भूल सकती, एक पल के लिए भी नहीं। तो मिस्टर वो कहती है ये तो अच्छी बात है, रोमांस और लव सिर्फ तुम्हारे इरादों को कमज़ोर बनाएंगे और तुम्हारी धार को कम करेंगे। अगर तुम अभी भी रिवेंज लेना चाहती हो तो उसको भूल जाओ। अब उसको ये एडवाइस देकर वहाँ से चली जाती है। तभी हमें योनोंग का पास्ट बताया जाता है। जब उसके डैड घायल और मरने की हालत में होते हैं तो वो योनोंग को एक जेट पेंडेंट देते हुए कहते हैं ये लो और जल्दी से यहाँ से भागो, याद रखना इसे जनरल जैंग को देना है। योनोंग रोते हुए कहती है मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपकी इस हालत का बदला ज़रूर लूंगी। उसके डैड कहते हैं तुम अपने फियांसे शिन बोयोंग के पास जाओ और एक अच्छी ज़िंदगी जीना, बदले के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करना। ये कहकर वो मर जाते हैं और योनोंग बहुत रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं योनोंग मिस्टर वू के पास बैठी होती है। मिस्टर वू बताती है मैंने कल सुना कि तुम्हारी फैमिली में कुछ हो गया है, इसलिए मैं जल्दी से अपने लोगों को लेकर वहाँ पहुंची, लेकिन मुझे तुम्हारी फैमिली को बचाने में देर हो गई और सिर्फ तुम ही बच पाई। योनोंग पूछती है किसने मेरे फादर को मारा। तो मिस्टर वू बताती है उस इंसान का अभी तक पता नहीं चल पाया है, शायद ये सब उस जेट पेंडेंट की वजह से हुआ है। तो योनोंग पूछती है वो पेंडेंट कहाँ है। तो मिस्टर वो कहती है मैं भी तुमसे यही पूछने वाली थी। योनोंग बताती है मेरे डैड ने मुझे वो दिया था और मैं उसको लेके भाग रही थी, तो वो वहीं कहीं गिरा होगा। तो मिस्टर वो बताती है मेरे लोगों ने उसे वहाँ भी ढूंढा लेकिन कुछ नहीं मिला। योनोंग रोते हुए बताती है मेरे डैड ने मरने से पहले ये कहा था कि पेंडेंट जाके मैं जनरल जैंग को दे दूँ, लेकिन मैंने उसे खो दिया। ये कहते हुए रोने लगती है। तो मिस्टर वो कहती है जो हो गया उसे हम बदल तो नहीं सकते। फिर पूछती है क्या तुमने आगे का सोचा है। तो योनोंग कहती है उस जेट पेंडेंट की वजह से मेरी पूरी फैमिली मर गई, अगर मैं मर गई तो मैं ऊपर जाके अपने डैड को फेस नहीं कर पाऊंगी। प्लीज़ मुझे आप अपने पास रहने दें, मेरे से जो हो सकता है मैं वो करूंगी, मुझे मेरे डैड का रिवेंज लेना है। मिस्टर वो पूछती है क्या तुम जानती हो मैं क्या काम करती हूँ। तो योनोंग कहती है आप एक स्पाई हैं। तो मिस्टर वो पूछती है क्या तुम तब भी मेरे लिए काम करना चाहती हो। तो योनोंग कहती है हाँ। अब उसके इरादों को देख मिस्टर वो उससे कहती है चलो साथ में मर्डरर और उस जेट पेंडेंट को ढूंढें और तुम्हारे डैड का बदला लें, रियल स्पाई बनने की ट्रेनिंग मैं तुम्हें दूंगी। प्रेजेंट में दिखाते हैं योनोंग अपने पास्ट को याद करके केविन को भूल के आगे बढ़ने का फैसला करती है और यहीं से 4 साल बाद का टाइम दिखाते हैं। योनोंग अभी भी एक स्पाई का काम कर रही होती है और एक लड़के की गर्लफ्रेंड होने का नाटक करती है अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए, और जैसे ही वो टास्क पूरा होता है तो वो उस लड़के से ब्रेकअप करके चले जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मिस्टर वू और योनोंग दोनों अपोजिट साइड बैठकर बातें करती है। योनोंग कहती है मैंने आपका दिया हुआ टास्क कंप्लीट कर दिया है, अब एक्सचेंज में आप मुझे ये बताइए कि वो जेट पेंडेंट कहाँ है। तो मिस्टर वू पूछती है क्या तुम शिन बोयोंग को जानती हो। तो योनोंग कहती है हाँ, ये वही फियांसे है जो मेरे डैड ने मेरे लिए चूज़ करा था मरने से पहले। तो मिस्टर वू बताती है इन्वेस्टिगेशन करते टाइम पता चला कि शायद तुम्हारी फैमिली की बर्बादी के पीछे शिन फैमिली का हाथ है। बहुत सालों से शिन बोयोंग तुम्हारी तलाश कर रहा था और एक दिन उसने अचानक शादी कर ली। तो योनोंग कहती है तो इसमें स्पेशल क्या है। तो मिस्टर वो उसे डॉक्यूमेंट देते हुए कहती है तुम ही देख लो। उस डॉक्यूमेंट में एक फ़ोटो होती है बोयोंग और उसकी शादी की फ़ोटो। ये देख योनोंग शॉक हो जाती है कि ये लड़की कौन है और ये सेम टू सेम मेरे जैसी क्यों दिख रही है। मिस्टर वो बताती है बोयोंग ने तुम्हारी जैसी दिखने वाली लड़की से शादी कर ली है और इसका नाम सोंग्यू है। योनोंग याद करके बताती है कि मेरी एक ट्विन सिस्टर थी लेकिन वो खो गई थी जब वो छोटी थी। मिस्टर वो कहती है पिक्चर को ध्यान से देखो। अब जब योनोंग ध्यान से देखती है तो बोयोंग के पास वो जेट पेंडेंट होता है। मिस्टर वो कहते हैं तुम्हारा पेंडेंट शिन फैमिली में है, कहीं ना कहीं तुम्हारी फैमिली की बर्बादी के पीछे शिन फैमिली का हाथ है। योनोंग कहती है मैं सोंग्यू बन के अब शिन फैमिली में जाऊंगी, जहाँ मैं जाके सच का भी पता लगाऊंगी और उस जेट पेंडेंट को भी वापस लाऊंगी। मिस्टर वो बताती है सोंग्यू एक हफ्ते से गायब है। तो योनोंग कहती है क्या आपने ये किया। तो मिस्टर वो कहती है तुम गलत समझ रही हो, तुम्हें बाद में सच पता चल ही जाएगा जब तुम शिन फैमिली में जाओगी।
और पूछती है वैसा तुम्हें पता है शिन बोयंग और शिन केविन के बीच क्या रिलेशन है। यूनोंग कहती है क्या वो दोनों रिलेटिव हैं क्योंकि दोनों का सरनेम एक है। मिस्टर वू बताती है शिन केविन बोयंग का अंकल है। इस बार तुम्हें उसके फादर की वुमेन नहीं बनना है बल्कि उसके नेफ्यू की वाइफ बनना है। अब ये सुनकर यूनोंग थोड़ा हैरान हो जाती है। फिर मिस्टर वू बताती है कि केविन चाइना वापस आ रहा है। ये सुनकर तो उसकी सांसें अटक जाती है। यहाँ केविन को दिखाते हैं जो व्हील चेयर पर गुस्से में बैठा होता है और उसके सामने यूनोंग की फोटो रखी हुई होती है। तभी वहाँ एक आदमी आके बताता है सर टाइम हो गया है, हमें अभी निकलना होगा। उसके बाद केविन गुस्से में अपनी गन से यूनोंग की फोटो को गोली मार देता है और कहता है मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा झूठी। नेक्स्ट डे दिखाते हैं यूनोंग एक जगह एक पोस्टर देखती है जिसमें लिखा होता है यहाँ डांसिंग गर्ल्स की ज़रूरत है। अब ये देख वो मन में सोचती है शिन फैमिली में घुसने के लिए मैं सिर्फ सोंग्यू बनने का नाटक ही नहीं कर सकती, पहले मुझे ये देखना चाहिए कि मैं अपने इस चेहरे से बोयंग को धोखा दे सकती हूँ या नहीं। उसके बाद यूनोंग अपने फेस पर तिल लगा लेती है। यहाँ बोयंग को दिखाते हैं जिसे उस जगह का ओनर बताता है कि हमारे यहाँ एक बहुत ही गॉर्जियस और ब्यूटीफुल लेडी आई है, क्या मैं उसको आपके पास लेके आऊँ। तो बोयंग भी कहता है ठीक है लेके आओ। अब जैसे ही वो उस लड़की को लेके आता है तो वो कोई और नहीं यूनोंग होती है जो कि सोंग्यू बन के आई होती है। उसे देखकर तो बोयंग शॉक हो जाता है और क्लब का ओनर बताता है कि यह है हमारे क्लब की डांसिंग गर्ल। अब बोयंग तो उस आदमी को जोरदार थप्पड़ मार देता है और कहता है कि अपने आप को थप्पड़ मारते जा। अब वो अपने आप को थप्पड़ मारते जाता है और उसे ऐसे देख यूनोंग शॉक में होती है। बोयंग कहता है तुम्हें पता है तुमने क्या गलत किया है। तो वो ओनर डरते हुए कहता है नहीं और फिर उसका रीज़न पूछता है। तो बोयंग कहता है ये मेरी वाइफ है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 3 की शुरुआत में दिखाते हैं यूनोंग सोंग्यू बन के बोयंग के सामने आती है और वो सच में उसे पहचान नहीं पाता। अब क्लब का ओनर तो माफ़ी मांगकर वहाँ से निकल लेता है जब उसे पता चलता है कि ये लड़की कोई डांसिंग गर्ल नहीं बल्कि बोयंग की वाइफ है। उसके बाद बोयंग यूनोंग को ध्यान से देखते हुए कहता है तुम्हें तो इतना फिट ड्रेस पहनना पसंद नहीं है ना। फिर कहता है अच्छा हाँ तुम तो यहाँ डांसिंग गर्ल बनकर आई हो, अब ये भी तुम्हारी कोई न्यू ट्रिक होगी है ना। यूनोंग कहती है तुम्हें तो शियांगशु जैसी वुमेन पसंद है ना जो नाच और गा सकती है, इसलिए तो तुमने उससे शादी कर ली है ना। तो बोयंग उसको क्लोज करते हुए कहता है नहीं बल्कि मुझे तो तुम्हारी जैसी सेंसिबल वुमेन पसंद है जो मुझे परेशानी में नहीं डालती। जब तक तुम ऐसे ही रहोगी तब तक तुम मेरी फेवरेट रहोगी। ये कहकर उसके फॉरहेड पर किस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं ये दोनों घर आ जाते हैं। अब लू शियांगशु यूनोंग को देख सोचती है ये वापस क्यों आई क्योंकि ये भी उसे सोंग्यू समझ लेती है। लू शियांगशु बोयंग की सेकंड वाइफ होती है और इसे मिस्ट्रेस भी कह सकते हैं। बोयंग कहता है सोंग्यू तुमसे माफी मांगना चाहती है, जो भी लास्ट टाइम स्टडी रूम में हुआ वो सब एक गलतफहमी थी। फिर यूनोंग सोंग्यू बन के शियांगशु से माफी मांगने लगती है कि मेरा तुम्हें कोई धक्का देने का इरादा नहीं था, मुझे पता है तुम प्रेग्नेंट हो तो मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं पहले थोड़ा केयरलेस हो गई थी, आई होप कि तुम मुझसे नफरत नहीं करोगी है ना। अब उसका ऐसा बिहेवियर देखकर तो शियांगशु को थोड़ा अजीब लगता है लेकिन फिर बोयंग के सामने वो यूनोंग से अच्छा बनने का नाटक करती है। उसके बाद यूनोंग बोयंग से कहती है तुम जाके अपना काम करो, मुझे शियांगशु से कुछ और बात करनी है, औरतों की बातें तुम्हें सुननी नहीं चाहिए। इसलिए बोयंग वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं यूनोंग शियांगशु को लाके उसे धक्का दे देती है। शियांगशु चिल्लाती है कि ये तुम क्या कर रही हो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये मास्टर बोयंग का बेबी है। लेकिन यूनोंग तो उसके पेट को अपने पेट से बहुत जोर से दबाते हुए कहती है मुझे पता है तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। शियांगशु डरते हुए कहती है तुम्हें कैसे पता चला। यूनोंग कहती है तुमने डॉक्टर को रिश्वत दी, प्रेग्नेंट होने का नाटक करा ताकि तुम शिन फैमिली में शादी करके आओ, और तुमने ये भी कोशिश करी कि तुम्हारे अबॉर्शन का ब्लेम मुझ पर आ जाए, तुम सही में औसम हो। तो शियांगशु शौक होते हुए कहती है तुम सोंग्यू नहीं हो तो तुम कौन हो। तो यूनोंग कहती है एक बुरी औरत। उसके बाद दिखाते हैं यूनोंग उससे कहती है अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी फेक प्रेगनेंसी एक्सपोज नहीं हो तो मैं जो कहूँगी तुम्हें वो करना पड़ेगा। तो शियांगशु डरते हुए कहती है हाँ तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगी। इसलिए अब यूनोंग पूछती है तो बताओ सोंग्यू कैसे गायब हुई। शियांगशु कहती है सोंग्यू घर से भाग गई थी और ये खुद मास्टर ने हमें बताया है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं बोयंग यूनोंग को अपनी मॉम के पास लाता है। उसकी मॉम उसे देख टॉन्ट मारती है कि क्या बात है तुम वापस आ गई। अब बोयंग टॉपिक चेंज करते हुए कहता है मैंने सुना है अंकल आज वापस आ रहे हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। तो मॉम कहती है ठीक है। उसके बाद बोयंग यूनोंग को वहाँ से ले जाता है अपने अंकल से मिलवाने के लिए। तभी वही सीन दिखाते हैं जो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में दिखाया था। अब जैसे ही केविन आता है तो वो व्हील चेयर पर होता है। बोयंग उससे पूछता है कि आपके पैर अभी तक ठीक नहीं हुए। तो केविन उसको अवॉइड कर यूनोंग की तरफ देखते हुए पूछता है ये कौन है। तो बोयंग बताता है ये मेरी वाइफ है सोंग्यू। अब यूनोंग भी उसे देख थोड़ा घबरा रही होती है। केविन गुस्से में कहता है ये एकदम उस लड़की की तरह दिख रही है जिसने मुझे धोखा दिया और मुझे बीच में छोड़कर भाग गई 4 साल पहले, और जिस वजह से मैं व्हील चेयर पर आ गया। अब ये सुन यूनोंग थोड़ा नर्वस होने लगती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं केविन यूनोंग को अपने रूम में बुलाता है। अब वो वहाँ जैसे ही आती है तो लाइट चली जाती है। यूनोंग कहती है मैं कैंडल लेके आती हूँ। ये कहकर जैसे ही जाने लगती है तो केविन अपनी गन निकाल लेता है। अब उसकी गन की आवाज़ सुनकर यूनोंग वहीं रुक जाती है और पूछती है तुम क्या चाहते हो। अब केविन अपने पास रखी हुई कैंडल जलाकर कहता है अपने कपड़े उतारो। तो ये सुनकर यूनोंग शॉक हो जाती है। केविन कहता है तुम चाहो तो जोर से चिल्ला सकती हो पूरी फैमिली को ये बताने के लिए कि तुम मुझे सेड्यूस कर रही हो। यूनोंग कहती है ये तो तुम कर रहे हो। तो केविन कहता है कैसे, और वो भी इन पैरों के साथ। यूनोंग कहती है मैं तुम्हारी नेफ्यू की वाइफ हूँ। तो केविन कहता है तुम वो वुमेन भी हो जो मेरे डैड को प्रेजेंट करी गई थी और एक लायर जिसने मेरी फैमिली बर्बाद कर दी। यूनोंग कहती है अंकल आपने मुझे गलत इंसान समझ लिया है। केविन कहता है नाटक करना बंद करो। उसके
चेस्ट पर रोज का टैटू है, मुझे तुम्हारा चेक करने दो। यूनोंग पूछती है आपको कैसे पता जो वुमेन आपके फादर को प्रेजेंट करी गई थी उसकी बॉडी पे टैटू है। केविन हंसते हुए कहता है वो इसलिए क्योंकि हम दोनों के बीच रिलेशन था। ये कहकर फिर से उसे कपड़े उतारने को कहता है। अब यूनोंग को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी वहाँ बोयंग की आवाज़ आ जाती है कि तुम कहाँ हो। तो यूनोंग चिल्लाती है कि मैं यहाँ हूँ। तभी बोयंग केविन के रूम में आ जाता है तो केविन अपनी गन छुपा लेता है। यूनोंग उसके पास आके कहती है कि अंकल ने मुझे बुरी तरह डरा दिया, लेकिन केविन तो अपने मुंह से खून निकालने का नाटक करता है, जिसे देख बोयंग यूनोंग को अवॉइड करके किसी को बुलाता है केविन की देखभाल करने के लिए। यूनोंग अब उसकी डेंजरस स्माइल को देख समझ नहीं पाती कि इसे क्या चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाते हैं केविन का जूनियर आके बताता है कि मुझे इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि सोंग्यो नाम की सच में एक वुमेन है जो कि अमीर मर्चेंट की अडॉप्टेड बेटी है। शायद दो अलग अलग औरतें हैं जो एक जैसी दिखती हैं। केविन कहता है और इन्वेस्टिगेट करो, मैं जानता हूँ कि ये वही है, एक दिन मैं उसका असली चेहरा सबके सामने लाकर रहूंगा। जूनियर कहता है सर हम इस बार किसी लड़की के लिए यहाँ नहीं आए हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम के लिए यहाँ आए हैं। केविन कहता है मैं भूला नहीं हूँ, जिसने भी मेरे डैड को मारा है मैं उससे सबक सिखाकर रहूंगा और वो सब कुछ लेके रहूंगा जो मेरा है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं बोयंग रात को यूनोंग के पास रुकना चाहता है, लेकिन यूनोंग उसको कमरे से बाहर निकाल देती है ये कहकर कि तुम शियांशु के पास जाओ, वो प्रेग्नेंट है और उसे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें उसके साथ ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए। और उन दोनों को दूर से केविन देख रहा होता है और उसे उन दोनों को क्लोज देख गुस्सा आ रहा होता है। अब जैसे ही बहाना बना के यूनोंग रूम के अंदर चले जाती है तो केविन स्माइल करने लगता है। अब यूनोंग अंदर आकर बोयंग और सोंग्यो की शादी की फोटो देख सोचती है कि पता नहीं सोंग्यो कहाँ है और ये जेट पेंडेंट भी। तभी वहाँ उनके घर की मेड आकर कहती है थैंक गॉड आप ठीक है, मैंने उस दिन आपको किडनैप होते हुए देखा था, लेकिन मास्टर और मैडम शियांशु ने मुझे ये कहने को कहा कि आप घर से भाग गई हैं, मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। यूनोंग कहती है मुझे पूरी बात बताओ। तो वो वर्कर कहती है जब मैं गार्डन में थी तब मैंने देखा कि आपको कुछ लोग किडनैप करके ले गए, इसलिए मैं मदद लेने के लिए मास्टर और मैडम के पास गई और बताया कि आपको किडनैप कर लिया गया है। तो मास्टर ने कहा ज़रूर आप भाग गई होंगी और ऊपर से मैडम ने भी उनका साथ दिया और कहा कि आप हमेशा ऐसा करती रहती है ताकि मास्टर आपको ढूंढे और आपका ये हर बार का है। और फिर वो दोनों थोड़ा लवी डवी होने लगे। मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश करी लेकिन उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया और वो दोनों वहाँ से चले गए और मुझे आपकी चिंता होने लगी। यूनोंग कहती है मेरी केयर करने के लिए शुक्रिया और फिर उसे एक बैंगल गिफ्ट में देते हुए कहती है कि आज से तुम मेरी पर्सनल मैड हो। फिर वो मैड उसे थैंक यू कहकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जब यूनोंग खाना लेकर बोयंग के लिए जा रही होती है तभी उसे ली शुई देख लेता है, जिसकी गर्लफ्रेंड होने का यूनोंग ने नाटक करा था एक मिशन को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ यूनोंग को दिखाते हैं जो सोचती है मैंने शिन फैमिली के घर का चप्पा चप्पा देख लिया लेकिन मुझे वो जेट पेंडेंट नहीं मिला, अब बस यही जगह बची है। ये सोचते हुए जब वो बोयंग का पूरा ऑफिस चेक करती है तो उसे वहाँ एक लॉकर दिखता है। तो वो मन में कहती है लगता है इसकी चाबी बोयंग के पास होगी। तभी वहाँ केविन आ जाता है तो यूनोंग उसको देख कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब यही सवाल जब केविन उससे पूछता है तो यूनोंग बताती है मैंने बोयंग के लिए खाना बनाया था, वो कहाँ है। केविन कहता है वो बिजी है लेकिन मुझे भूख लगी है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो क्या मैं ये टेस्ट कर सकता हूँ। तो यूनोंग कहती है कोई दिक्कत नहीं है। फिर केविन वो खाना खा के बताता है कि इस खाने का टेस्ट तो जाना पहचाना है, ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे वैन यूनोंग नाम की वुमेन ने बनाया था। तो यूनोंग कहती है कांग्रेचुलेशन, मैंने वैन यूनोंग को तुम्हारे लिए ढूंढ लिया है। वो 50 साल की मोटी औरत है और ये सारी डिशेस उसने ही बनाई है, मैंने तो बस उसको बनाने का ऑर्डर दिया था। तो केविन पूछता है तो तुमने ये क्यों कहा कि ये तुमने बनाया है। तो यूनोंग कहती है देखो तुम सिंगल हो इसलिए तुमको रोमांस के बारे में कुछ नहीं पता, मैं चाहती हूँ कि बोयंग मेरा प्यार और केयर फील करे, क्या तुम जब भी बोयंग के साथ हो तो मेरे बारे में उससे कुछ अच्छा कह सकते हो। ये सुनकर तो केविन उसे घूरने लगता है। तभी वहाँ बोयंग आ जाता है जिसके हाथ में वही लॉकर की चाबी होती है और वो अपने कोट की जेब में रख लेता है। यूनोंग भी ये देख लेती है। फिर बोयंग के पास आके कहती है मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया था लेकिन अंकल सारा खा गए। तो बोयंग केविन से कहता है ये सारा खाना मेरे लिए था अंकल, आप कैसे खा सकते हैं। तो केविन कहता है क्या मैं इस हालत में होने की वजह से शिन फैमिली में खाना भी डिजर्व नहीं करता। तो बोयंग कहता है मेरा ये मतलब नहीं था, मेरे डैड ने बैटल में जाने से पहले मुझे बार बार ये कहा था कि मैं आपका अच्छे से ध्यान रखूं, ये तो सिर्फ एक खाना है, आप जो रिक्वेस्ट करोगे मैं वो पूरा करूंगा। केविन कहता है मैं जानता हूँ तो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हो। बोयंग कहता है सही कहा और फिर यूनोंग से कहता है आगे से अंकल के लिए और भी डिशेस बनाना, ऐसा लगता है इन दोनों के बीच कोई कोल्ड वॉर चल रही हो। यूनोंग कहती है ठीक है और केविन से कहती है मैं बोयंग की तरह ही आपकी रिस्पेक्ट करूंगी। तभी वहाँ शुई आ जाता है और यूनोंग को वैन यूनोंग कहकर बुलाने लगता है। अब उसे यहाँ देखकर तो यूनोंग बड़ा वाला शौक हो जाती है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 4 के शुरुआत में दिखाते हैं जब बोयंग और केविन के बीच कोल्ड वॉर चल ही रहा होता है। तभी वहाँ शुई वैन यूनोंग का नाम चिल्लाते हुए आ जाता है, जिसे यूनोंग तो यहाँ देखकर शौक हो जाती है। बोयंग खुश होते हुए शुई से पूछता है तुमने वैन यूनोंग को कहाँ देखा। तो शुई यूनोंग के पास आके कहता है वैन यूनोंग मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। यूनोंग कहती है तुम कौन हो, वैन यूनोंग कौन है और तुम मुझे वो क्यों बुला रहे हो। शुई कहता है तुम्हें क्या हुआ है, मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। यूनोंग चिल्लाकर कहती है मैं बोयंग की वाइफ हूँ। इन समय केविन का मुंह देखने लायक होता है जैसे वो कोई शो एंजॉय कर रहा हो। फिर कहता है बोयंग ये तुम्हारी
तुम्हारी वाइफ की इंसल्ट कर रहा है। एज अ हस्बैंड तुम्हें पता लगाना चाहिए कि चल क्या रहा है। बोयंग कहता है आपने सही कहा। युनोंग उसके पास आके कहती है बोयंग तुम्हें मुझे बचाना होगा, लेकिन बोयंग तो शुई के पास आके पूछने लग जाता है कि बताओ तुमने वैन युनोंग को कब और कहाँ देखा। शुई बताता है 1 महीने पहले युनोंग ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया था, उसने मुझे कहा कि वो मुझसे प्यार करती है। ये कहकर युनोंग के पास आ जाता है और कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ सकता हूँ, फिर तुम ऐसा नाटक क्यों कर रही हो जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं। तो युनोंग अपने आप को छुड़वाते हुए चिल्लाती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानती, मुझे जाने दो। ये देख केविन कहता है ऐसा लगता है वैन युनोंग नाम की वुमेन ने तुम्हें भी धोखा दिया है। और बोयंग शुई के पास आके पूछने लग जाता है कि तुम्हें पता है कहाँ है वो। तो युनोंग पूछने लग जाती है कि तुम क्यों पूछ रहे हो। तो बोयंग कहता है इसमें तुम्हारा कोई मतलब नहीं। युनोंग कहती है मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, लेकिन बोयंग तो उसे धक्का दे देता है और शुई से कहता है मेरे साथ आओ, वैन युनोंग के बारे में बात करते हैं। ये कहते हुए उसे लेके चले जाता है और यहाँ केविन युनोंग से पूछता है आखिर बोयंग तुमसे चाहता क्या है। तो युनोंग रोते हुए कहती है वो वैन युनोंग को चाहता है, मुझे नहीं। लेकिन केविन को तो समझ आ जाता है कि ये रोने धोने का नाटक कर रही है और मन में कहता है कि एक दिन मैं तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखा कर रहूंगा। यहाँ बोयंग का असिस्टेंट उसे बताता है कि मैंने आपके कहने पर शुई को दूर भेज दिया है। तो बोयंग कहता है ठीक है और ऑर्डर देता है कि वैन युनोंग की तलाश जारी रखो, मुझे वो जिंदा चाहिए। यहाँ बोयंग की मॉम को दिखाते हैं जो अपने हस्बैंड की अच्छी सेहत और सेफ्टी के लिए प्रे करती है। तभी वहाँ से युनोंग गुजरने लगती है तो बोयंग की मॉम उसे रोक लेती है और अपने पास बुला के उसे नील डाउन होने को कहती है। अब जब युनोंग नील डाउन होती है तो वो पूछती है कि तुम कहाँ से आ रही हो। युनोंग बताती है कि मैं बोयंग को खाना देने गई थी। मॉम कहती है जब से तुम इस घर की बहू बनी हो तुम्हें रूल्स के हिसाब से घर में रहना चाहिए और बच्चे को जन्म देकर पालन पोषण करना चाहिए, लेकिन तुम तो 3 साल से माँ ही नहीं बनी हो और ऊपर से जब देखो घर से भाग जाती हो। बोयंग को तो तुम्हें डिवोर्स दे देना चाहिए। ये कहकर उसे सुनाने लगती है तो युनोंग उनसे माफ़ी मांगती है। मॉम कहती है अगर तुम नील डाउन होते हुए अपने पैर तोड़ दोगी तो हो सकता है मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। ये कहकर चली जाती है। अब युनोंग कौन सा उनकी बात मानने वाली थी, लेकिन उसे इतना तो समझ आ गया था कि सोंग्यो को इन लोगों ने बहुत परेशान किया है। अब आगे बोयंग की मॉम युनोंग के रास्ते में न आए, इसलिए वो पहले मॉम से डील करने का सोचती है और इसके लिए वो शियांशु के पास आती है। लेकिन वो तो डॉल को लेकर उसे सोंग्यो समझ के गुस्सा निकाल रही थी और जैसे ही वो युनोंग को देखती है तो एकदम से डर जाती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा नहीं करूँगी आगे से। युनोंग कहती है तुम्हारी बच्चों वाली ट्रिक्स कितनी बेकार है, चलो मैं तुम्हें कुछ अच्छी ट्रिक्स सिखाऊं, जाओ और मेरे बारे में बुरा बोलो मॉम को। तो वो शॉक होती है कि क्या। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं शियांशु मॉम से युनोंग की बुराई करते हुए आ रही होती है और ये सभी युनोंग का ही प्लान होता है। अब जैसे ही मॉम सीढ़ियों तक आ जाती है तो युनोंग अपने निशाने से मॉम को गिरा देती है और फिर खुद ही मॉम के पास आके अपनी चिंता दिखाने लगती है और उनका पैर चेक करने के बहाने और मोड़ देती है ताकि वो लंबे टाइम के लिए चली ना सके। अब वो डॉक्टर को बुलाने के बहाने वहाँ से चले जाती है और मॉम तो बस उस पर चिल्लाती रह जाती है और ये सब दूर से केविन देखकर कहता है लगता है इनका पैर अब 100 दिन तक ठीक नहीं होने वाला, लगता है अब ये युनोंग को और कंट्रोल नहीं कर पाएगी। जूनियर पूछता है क्या हमें बोयंग को ये सब बता देना चाहिए। केविन कहता है ये उसके और मेरे बीच में है। तो ये सुनकर जूनियर कहता है ऑब्वियसली आपके अंदर अभी भी उसके लिए फीलिंग्स हैं। अब ये सुनकर तो केविन चुप हो जाता है। जूनियर पूछता है हमें अब क्या करना चाहिए। बोयंग के डैड बैटल की वजह से बाहर हैं और वो अपने साथ मिलिट्री सील लेके ही गए होंगे, हमें वो नहीं मिल सकती। केविन कहता है कोई जल्दी नहीं है, एक दिन जब वो वापस आएंगे तब उन्हें पता चल जाएगा उनके लोग अब नए बॉस के लिए काम कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं युनोंग अपनी मदर इन लॉ को कड़वा कड़वा सूप पिलाती है तो वो युनोंग पर ही चिल्लाने लगती है। तो युनोंग कहती है डॉक्टर ने कहा ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मॉम चिल्लाती है कि तुम जानबूझकर ये सब कर रही हो। ये कहकर जैसे ही वो सूप को ढोलती है तो वो गरम गरम सूप उनके पैर पर ही गिर जाता है। अब इस वजह से तो वो और चिल्लाने लगती है युनोंग पर कि जाओ यहाँ से। इसलिए अब युनोंग शियांशु से कहती है इनका अच्छे से ध्यान रखना और उसे फंसाकर वहाँ से निकल लेती है। थोड़ी देर बाद दिखाते हैं युनोंग शियांशु का उसके रूम में वेट करती है। अब जैसे ही वो थकी आ रही आती है तो वो युनोंग को देख चिल्लाती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। युनोंग कहती है एक राइजिंग मूवी स्टार अब किसी की मिस्ट्रेस कैसे बन गई, क्या तुम सही में खुश हो। शियांशु कहती है अब तुम भी मेरा मजाक उड़ा रही हो। युनोंग कहती है मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मुझे तुम्हारे लिए सॉरी फील हो रहा है। तुम पहले मूवीज़ में स्टार हुआ करती थी, तुम्हें पता भी है एक वुमेन के लिए उसका करियर कितना इंपॉर्टेंट होता है, तुमने अपने करियर में गिव अप क्यों करा। तो शियांशु रोते हुए बताती है मैं हमेशा तो फेमस नहीं रह सकती थी, इसलिए मुझे एक डिसेंट लाइफ के लिए शादी करनी पड़ी। तो युनोंग कहती है प्रेग्नेंट होने का नाटक करना, दूसरी औरत के खिलाफ स्कीमिंग एंड प्लॉटिंग करना, क्या ये है तुम्हारी सो कॉल्ड डिसेंट लाइफ, क्या तुम सही में खुश भी हो। तो शियांशु इमोशनल होते हुए कहती है ऑफ कोर्स मैं खुश नहीं हूँ, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ, मैं अब वापस तो पास्ट में नहीं जा सकती। युनोंग कहती है सच सच बताओ कि सोंग्यो के गायब होने में तुम्हारा कोई हाथ है। शियांशु कहती है मुझे नहीं पता। युनोंग उसे समझाती है कि बोयंग तुम्हारी किस्मत नहीं बदलने वाला। तो शियांशु कहती है क्या तुम बदलोगी। युनोंग कहती है मैं नहीं, तुम खुद अपनी किस्मत बदल सकती हो, लेकिन हाँ मैं तुम्हारी मदद ज़रूर कर सकती हूँ और तुम मेरी। अब शियांशु को उस पर भरोसा नहीं हो रहा होता तो युनोंग कहती है चलो एक काम करते हैं, पहले तुम मुझ पर छोटा सा एहसान कर दो। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जब बोयंग रात को सो गया होता है तब प्लान के अकॉर्डिंग शियांशु बोयंग के ऑफिस की लॉकर की चाबियों की छाप ले लेती है और ओरिजिनल चाबी बोयंग के कोट में रखकर सो जाती है।
फिर थोड़े दिन बाद शियांशु वो चाबी बनवाकर यूनोंग को दे देती है और दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन यूनोंग के रास्ते में केविन आ जाता है और वो पूछता है तुमने अपने हाथ में क्या छुपा रखा है। यूनोंग कहती है आप ये क्यों पूछ रहे हैं। केविन कहता है इधर आके अपना हाथ दिखाओ। यूनोंग नाटक करते हुए कहती है आप हमेशा मुझे मुश्किल टाइम क्यों देते हैं। जब हम फर्स्ट टाइम मिले तो आपने मुझे कपड़े उतारने को कहा और अब आप मेरा हाथ चेक करना चाहते हैं। क्या आप मुझे यहाँ से जाने नहीं दे सकते। केविन कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे ये दिखाना होगा कि तुम्हारे चेस्ट पर वो रोज टैटू है या नहीं। अब ये सुनकर तो यूनोंग उसे थप्पड़ मार देती है तो वो उसको क्लोज करते हुए कहता है हाँ हूँ मैं बदमाश। अब ये मौका देख यूनोंग उसके कोट की जेब में ही चाबी डाल देती है। उसके बाद जब केविन उसके दोनों हाथ चेक करता है तो शॉक हो जाता है, फिर भी पूछता है कि कहाँ है। यूनोंग कहती है मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं था, पर आपको तो मुझ पर विश्वास ही नहीं है। उसके बाद यूनोंग उसके ऊपर गिरने का नाटक करती है, जिस वजह से उन दोनों के बीच एक्सीडेंटल किस हो जाती है और इस मौके में वो उसके कोट में से चाबी निकालकर सॉरी बोलकर चले जाती है। लेकिन केविन तो अपने किस की वजह से शॉक में ही होता है। फिर जब उसका ध्यान अपनी कोट की जेब की तरफ जाता है तब वो उसकी ये ट्रिक समझ जाता है और कहता है कि मैंने सच में उसको अंडर एस्टिमेट कर दिया। उसका जूनियर आके पूछता है क्या मैं उसको वापस बुलाऊं, तो केविन कहता है नहीं। उसके बाद जूनियर उसको एक चाबी देते हुए कहता है मैंने आपका दिया हुआ काम कर दिया है, लेकिन आगे का काम भी आप मुझे ही करने दीजिए। कहीं आपके पैरों के बारे में किसी को पता चल गया तो केविन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ यूनोंग को दिखाते हैं जो अपने मुंह को ढककर दूसरे कपड़े पहनकर बोयंग के ऑफिस में वही जेट पेंडेंट चुराने आती है। अब जैसे ही वो पेंडेंट लेकर भागने लगती है तभी वहाँ केविन आ जाता है और उसे भागते हुए देख पकड़ लेता है और इस चक्कर में उसके हाथ से पेंडेंट वहीं गिर जाता है और उन दोनों की लड़ाई होने लगती है। लड़ाई में केविन को उसका रोज वाला टैटू भी दिख जाता है, जिसे देखकर तो वो शॉक में खड़ा रहता है और इस मौके का फायदा उठाकर यूनोंग उसको धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन पेंडेंट उसके हाथ नहीं आता और केविन समझ जाता है कि ये वही है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 5 के शुरुआत में दिखाते हैं केविन यूनोंग का उसके रूम में वेट कर रहा होता है। अब जैसे ही वो नाइटी पहनकर बाहर निकलती है तो उसको अपने सामने देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, बाहर जाइए मेरे रूम से। केविन कहता है अपना नाटक करना बंद करो वैन यूनोंग। तो यूनोंग कहती है मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मैं वैन यूनोंग नहीं हूँ, सोंग्यू हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए क्या करूँ। तो केविन कहता है तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। यूनोंग कहती है आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। केविन कहता है मैं तुम्हें अभी के अभी मारना चाहता हूँ, जल्दी उतारो। तो यूनोंग कहती है ठीक है मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन मेरे पास वो टैटू नहीं हुआ तो आपको मुझे बोयंग की वाइफ मानकर प्रॉपर वे में रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना होगा। तो केविन कहता है ठीक है, लेकिन अगले ही पल पता चल जाता है कि यूनोंग की चेस्ट पे वो रोज वाला टैटू नहीं होता, जिसे देखकर तो केविन को झटका ही लग जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। यूनोंग कहती है क्या आप अब बाहर जा सकते हैं और अपना प्रॉमिस मत भूलना। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं यूनोंग ने वो टैटू अपने चेस्ट के ऊपर से रिमूव कर दिया होता है क्योंकि वो बस एक टेम्पररी टैटू था। प्रेजेंट में दिखाते हैं बोयंग केविन को इतनी देर रात को सोंग्यू के रूम से निकलते हुए देखता है तो जल्दी से सोंग्यू के रूम में आ जाता है और उसे देख यूनोंग उसे बताने लगती है कि आज तो तुम्हारे अंकल ने हद ही कर दी और फिर अभी जो भी हुआ वो सब बताते हुए पूछती है कि क्या तुम अंकल को दूर नहीं भेज सकते हो क्या। ये सुनकर बोयंग को गुस्सा नहीं आता बल्कि कहता है कि मेरे डैड जानते हैं कि वो डिसेबल है और वो अब्रॉड में बहुत टाइम से अकेले थे, इसलिए डैड ने अंकल को यहाँ बुला लिया। मैं उन्हें कहीं नहीं भेज सकता जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। तो यूनोंग कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डिसेबल होने का नाटक कर रहे हो। तो बोयंग कहता है ऐसा भी हो सकता है। यूनोंग कहती है तुम्हारे अंकल अजीब हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो मेरे बारे में जानने के लिए क्यूरियस हैं। क्यों ना मैं उनको टेस्ट करके देखूं, अगर पता चला कि वो डिसेबल नहीं है तो हम उनको दूर भेज सकते हैं। बोयंग उसको क्लोज करते हुए कहता है पहली बार तुम किसी आदमी पर इतना ध्यान दे रही हो, कहीं तुम मुझ पर चीट करने का तो नहीं सोच रही। यूनोंग कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। तो बोयंग कहता है ठीक है मैं ये सब तुम पर छोड़ता हूँ। तभी उनके डोर पर नॉक होता है और बोयंग को बताया जाता है कि उस जेट पेंडेंट की चोरी हो गई है। ये सुनकर दोनों ही शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो पेंडेंट तो यूनोंग के हाथ में भी नहीं आया था। अब वो सोचती है कि मैं केविन को अपने मिशन के बीच नहीं आने दे सकती, उसे यहाँ से दूर भेजना ही होगा। यहाँ बोयंग को दिखाते हैं जो आकर अपना पूरा लॉकर छान मारता है, लेकिन उसे उसका जेट पेंडेंट कहीं नहीं मिलता। अब वो गुस्से में एक आदमी को वहाँ गोली से मार देता है तो उस जगह का जो मैनेजर होता है वो डर जाता है। एक्चुअली मैंने पहले इसको ओनर कहा था, लेकिन ये इस जगह का मैनेजर है। बोयंग चलाता है कि पहले ही वो मैप नहीं मिल रहा हमें, अब तो जेट पेंडेंट भी गायब हो गया। क्या मैं इतनी मेहनत ये सब खोने के लिए कर रहा हूँ। और मैनेजर को कहता है कि ढूंढो उसको। अब मैनेजर हाँ कहकर डरते हुए वहाँ से चले जाता है। यहाँ यूनोंग जब वॉक कर रही होती है तो केविन उसके पास आके उसे माफ़ी मांगता है, उसे कोई और समझकर बदतमीजी करने के लिए, और कहता है कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। यूनोंग पूछती है सच में। तो केविन वाइट फ्लावर्स देते हुए कहता है सच में। इसलिए अब यूनोंग उसके वाइट फ्लावर्स को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि ये सब एक गलतफहमी थी तो मैं भूल जाती हूँ, और पूछती है कि क्या मैं सच में वैन यूनोंग की तरह दिखती हूँ। केविन कहता है तुम्हारे चेहरे पर अगर ये मोल नहीं हो तो तुम दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखोगी। यूनोंग कहती है क्या ऐसा हो सकता है कि हम दोनों ट्विन सिस्टर हो जो एक दूसरे को जानती ही नहीं हो। तो केविन कहता है हो सकता है। यूनोंग कहती है बोयंग अभी भी उस पर अटका हुआ है, क्या वो शुरू से लेके वैन यूनोंग है जिससे वो शादी करना चाहता है। केविन कहता है वो प्यार एक से करता है लेकिन शादी दूसरे से करी और फिर दोनों के ही प्यार की इंसल्ट करी। तो यूनोंग कहती है तुम सही हो। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और मन में कहती है कि केविन तुम इतने सालों बाद भी चेंज नहीं हुए। उसके बाद केविन के पास उसका जूनियर
आके कहता है कि उसके बॉडी पे कोई टैटू नहीं है और उसका बैकग्राउंड भी क्लियर है, लगता है हमने इसको सही में गलत समझ लिया था। केविन कहता है मैं नहीं मानता, मैं सिर्फ अपने दिल की सुनता हूँ। यहाँ युनोंग को व्हाइट फ्लावर्स को देख वही दिन याद आ जाता है जब उसने केविन की जगह चाकू का वार अपने ऊपर लिया था। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि केविन चाइना और जापान के बीच की लड़ाई की न्यूज़ पढ़ रहा होता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि दूसरा देश इनके देश पर कब्जा करना चाहता है। युनोंग कहती है मैंने सुना है कि तुमने कुछ जापानीज को मार डाला, वाकई तुम बहुत कूल हो, क्या तुम मुझे भी सिखा सकते हो? केविन पूछता है तुम लड़की हो कि फाइटिंग और किलिंग क्यों सीखना चाहती हो, वैसे भी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। युनोंग कहती है हमारा देश खतरे में है, देश को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम सबकी है, औरतों की भी। देखना जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब मैं बहुत सारी स्किल्स सीखूंगी, क्या पता एक दिन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूं। अब उसको हंसते हुए देख पूछती है क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? केविन प्यार से कहता है मुझे तुम पर विश्वास है, तुमने अपनी जान की परवाह न करते हुए मेरी जान बचाई, तुमने मुझे प्रोटेक्ट करा। फिर उनकी स्वीट स्वीट बातें चलती रहती है और उनके रूम में वैसे ही व्हाइट फ्लावर्स पड़े हुए होते हैं। प्रेजेंट में दिखाते हैं युनोंग व्हाइट फ्लावर्स को देखते हुए केविन को देख रही होती है। तभी वहाँ श्यांगशु आके कहती है तुम इतनी खोई खोई क्यों हो, ये तुम्हारा स्टाइल नहीं है। युनोंग उसे कहती है मुझे डाउट है कि शिन केविन डिसेबल नहीं है, पर अगर मैं उसे टेस्ट करूंगी तो ये सही नहीं होगा, इसलिए मुझे तुम्हारा फेवर चाहिए। श्यांगशु कहती है ठीक है, पर ये लास्ट बार है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं ये चारों डिनर करने के लिए बैठे होते हैं तो श्यांगशु युनोंग के प्लान के अकॉर्डिंग केविन को अपने पैर से उसके पैर पर मारने लगती है ताकि वो कुछ रिएक्ट करे, लेकिन केविन भी कोई रिएक्ट नहीं करता। लेकिन वो खाना छोड़कर वहाँ से चले न जाए बहाना बना के, इसलिए उसे रोकने के लिए युनोंग उसे कहती है आप थोड़ा ठीक नहीं लग रहे हैं, कि आपको खाना अच्छा नहीं लगा? तो केविन कहता है ठीक है। अब इस बात को लेकर बोयंग केविन को ताना मारता है, लेकिन केविन भी उसे अच्छा जवाब देता है। या फिर से श्यांगशु युनोंग के कहने पर केविन को एक बार फिर से पैर पर मारती है, तो इस बार इस चीज़ के बदले में केविन जोर से बोयंग के पैर पर मारता है। अब वो तो एकदम से उठकर चिल्लाता है कि किसने मुझे पैर मारा बोलो, तो श्यांगशु उसके डर से जल्दी से उठ जाती है कि ये मेरे से गलती से हो गया, मुझे माफ़ कर दो। अब बोयंग तो उसे कुछ नहीं कहता और आधा खाना छोड़कर वहाँ से चले जाता है। इसलिए युनोंग अपनी मेड से कहती है कि खाने की दूसरी प्लेट बोयंग के रूम में भेज दो। अब मेड वहाँ से चले जाती है। उसके बाद केविन युनोंग को अपना खाना देने लगता है तो युनोंग उसे देखने लगती है और श्यांगशु इन दोनों को कि इनके बीच चल क्या रहा है। अब केविन का एक्सप्रेशन देख युनोंग वो खाना उसे ले ही लेती है, लेकिन उसे खाने की जगह श्यांगशु को दे देती है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें ज़्यादा खाना खाना चाहिए। लेकिन वो तो वॉमिटिंग का बहाना बनाकर वहाँ से चले जाती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। अब केविन फिर से अपना खाना युनोंग को देता है और इस बार उसे खाना ही पड़ता है। केविन उसे पूछता है कैसा लगा खाना, तो युनोंग कहती है अच्छा है और फिर वो भी बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। यह बोयंग को दिखाते हैं जो युनोंग की पर्सनल मेड के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ सही टाइम पर युनोंग आ जाती है और वो मेड बच जाती है। युनोंग पूछती है क्या हुआ, तो वो मेड कहती है मैंने मास्टर को सेड्यूस नहीं करा। अब उसको डरते हुए देख युनोंग उसको वहाँ से भेजने लगती है तो बोयंग उसे रोक लेता है। तो युनोंग उसे कहती है तुमने खाना ढंग से नहीं खाया इसलिए मैं तुम्हें देखने आ गई, क्या तुम अपसेट हो? तो बोयंग कहता है चलो साथ में वाइन पीते हैं, मैं लेके आया। उसके बाद युनोंग उस मेड को वहाँ से भेज देती है और यहाँ बोयंग युनोंग की वाइन में कुछ मिला देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं युनोंग के हाथ से ड्रिंक का खाली गिलास गिर जाता है और वो अनकॉन्शियस होने लगती है। तो वो बोयंग से पूछती है तुमने ड्रिंक में क्या मिलाया था? तो बोयंग कहता है सिर्फ मजे करने के लिए। ये कहकर उसे उठा के एक रूम में ले जाता है और केविन भी उसे जाते हुए देख लेता है। जूनियर पूछता है बोयंग उसके साथ क्या करना चाहता है? केविन कहता है कुछ तो गड़बड़े चेक करना पड़ेगा। जूनियर कहता है हमें अभी चुप रहना चाहिए, अगर आप जल्दबाजी में इंटरफेयर करेंगे तो बोयंग को आप पर शक हो जाएगा। केविन कहता है सब्र रखना और ज़रूरत पड़ने पर ही बोलना, यही तो असली फ़र्क लाता है। तो जूनियर पूछता है तो क्या अभी ज़रूरत है? तो केविन कहता है हाँ। यह बोयंग को दिखाते हैं जिसने युनोंग का मुंह बंद करके उसे लटकाकर बांध रखा होता है और उसे हंटर से मारता है, और वो ये सब इसलिए करता है क्योंकि उसे ये सब करके खुशी मिलती है। मतलब बोयंग एक नंबर का साइको टाइप का होता है। अब युनोंग को बहुत दर्द होने लगता है, तभी वहाँ केविन आ जाता है और अपने जूनियर को कहता है पकड़ो इसे। फिर दिखाते हैं युनोंग की जगह अब बोयंग लटका हुआ होता है और वो केविन के ऊपर गुस्सा करने लगता है कि तुम कर क्या रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ केविन युनोंग को अपने पास बैठाकर उस पर अपना कोट ओढ़ाता है और जूनियर बोयंग का मुंह बंद करता है। केविन युनोंग से कहता है क्या तुम देखना चाहती हो कि मैं अपने नेफ्यू को कैसे सबक सिखाता हूँ? अब युनोंग कुछ नहीं कहती है तो केविन कहता है तुम्हें देखना चाहिए। उसके बाद केविन बोयंग से कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी खराब आदत पाल लोगे। तुम्हारे फादर बैटलफील्ड में ही तो वो तुम्हें डिसिप्लिन नहीं कर सकते, लेकिन मैं इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकता। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 6 की शुरुआत में दिखाते हैं बोयंग को केविन ने युनोंग की जगह बांध दिया होता है और वो उसे इस गंदी आदत के लिए सबक सिखाने की बात करता है कि तुम्हारे डैड तो बैटलफील्ड में होने की वजह से तुम्हें सुधार नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हारी इस आदत को सहन नहीं करूंगा। अब ये सुनकर बोयंग को उस पर बहुत गुस्सा आने लगता है। केविन उससे पूछता है तुमने युनोंग को कितनी बार मारा? तो युनोंग इशारे से बताती है 3 बार। अब केविन उसको 3 बार मारता है हंटर से। फिर युनोंग की तरफ देखता है तो वो कहती है शायद मैं 2 लैशेस भूल गई हूँ। अब केविन उसे 2 बार और मारता है। फिर युनोंग की तरफ देखता है तो वो कहती है शायद 5 बार मारा था। अब ये कहकर तो उसको और एक्स्ट्रा मार खिलवाती है। फिर केविन युनोंग से कहता है बाकी का काम तुम पूरा कर दो। अब उसे देखकर तो बोयंग को बहुत गुस्सा आने लगता है। युनोंग उसे कहती
कहती है बोयंग मैंने बहुत सोचा, लेकिन अब तुम इस गेम से इतना ऑब्सेस्ड हो तो तुम्हारी वाइफ होने के नाते मुझे तुम्हारे साथ खेलना चाहिए। चिंता मत करो, मैंने तुमसे अच्छे से सीखा है, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? ये कहकर यूनोंग तो उसे अच्छे से मारती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं केविन यूनोंग का ख्याल रख रहा होता है और उसे चेक करके बताता है कि तुम्हारा बुखार अब उतर चुका है, अब तुम आराम करो। यूनोंग कहती है थैंक यू, मैंने नहीं सोचा था तुम मुझे बचाने आओगे। केविन कहता है तुम्हारे चेहरे की वजह से मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, क्या पता तुम यूनोंग की बहन निकलो तो मैं तुम्हें कैसे इग्नोर कर सकता हूँ। यूनोंग कहती है तुम और वो, तो आगे केविन कहता है मैं उससे उतनी ही नफरत करता हूँ जितना मैं उससे प्यार करता हूँ। देखा जाए तो हमारा रिलेशनशिप सिर्फ उसके प्लान का एक पार्ट था। वो एक अंडरकवर एजेंट थी जो मेरे पास एक मिशन की वजह से आई थी, लेकिन मैं उससे प्यार कर बैठा। शायद उसके लिए मैं एक बर्डन था जिससे वो छुटकारा पाना चाहती थी। तो ये सुनकर यूनोंग मन में कहती है ऐसा नहीं है केविन। केविन आगे कहता है मैंने उसके साथ भागने का इरादा कर लिया था, मैं उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद मैं अपने पैरों का इलाज कराने के लिए अब्रॉड चला गया और वहाँ 4 साल तक रहा, जिस वजह से मैं अपने डैड को उनके मरने से पहले देख भी नहीं पाया। यूनोंग पूछती है तुम यहाँ वापस क्यों नहीं आए उन्हें देखने के लिए? केविन बताता है क्योंकि मैं नहीं आ सकता था, अगर मैं हेल्दी भी होता तो भी मेरा बड़ा भाई मुझे यहाँ आने नहीं देता। यूनोंग कहती है लगता है तुम्हारे डैड तुम्हारी बहुत चिंता करते थे। तो केविन इमोशनल होते हुए बताता है लेकिन वो इंसान भी थे जो सबसे ज़्यादा चाहते थे कि मैं मर जाऊँ। सिर्फ मेरे मरने से ही शिन फैमिली में जो भी है प्रॉपर्टी वगैरह वो उनका हो जाता। अब ये सुनकर यूनोंग थोड़ा हैरान हो जाती है और कहती है क्या इसलिए क्योंकि वो अडॉप्टेड थे और तुम नेचुरल सन हो? तो केविन कहता है हाँ सही कहा, और बताता है कि जब मेरे फादर यंग थे तो उनका कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उन्होंने मेरे बड़े भाई को अडॉप्ट कर लिया जो कि बोयंग के फादर हैं, और मैं तब पैदा हुआ जब मेरे फादर 40 साल के थे। इसलिए मेरे भाई को इस फैमिली में थोड़ा अजीब सा फील होता था, इसलिए उन्होंने थोड़े टाइम बाद घर को छोड़ दिया और बोयंग की मॉम से शादी कर ली और उनके साथ फैमिली बनाकर रहने लगे। यूनोंग पूछती है मतलब तुम्हारा इन लोगों के साथ कोई भी खून का रिश्ता नहीं है? तो केविन कहता है बिल्कुल नहीं, बल्कि नफरत का रिश्ता है। सोचो किसने मेरे डैड को मारा होगा। यूनोंग कहती है क्या उन्होंने? मतलब यहाँ वो बोयंग के डैड की बात करती है। केविन कहता है मेरे डैड को मरे हुए कुछ टाइम नहीं हुआ, उसने शिन आर्मी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। तुम ही बताओ अगर मैं डिसेबल नहीं होता तो वो मेरे साथ इतने अच्छे से पेश ही क्यों आते और मुझे वापस यहाँ क्यों बुलाते? यूनोंग कहती है तुम अभी भी खतरे में हो और पूछती है कि तुमने आगे क्या सोचा है? तो केविन कहता है मैं वो सब कुछ लेके रहूंगा जो मेरा है। अब ये सुनकर यूनोंग मन में कहती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी, अगर वो एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो अभी शिन फैमिली में जो भी है वो सब तुम्हारा होता। आफ्टर ऑल ये सब मेरी वजह से हुआ है। केविन आगे कहता है ऑफ कोर्स वो चीज़ जो मेरी है वो तो मैं लेके ही रहूंगा, साथ ही साथ वो लड़की भी जिससे मैं प्यार करता हूँ, एक दिन मैं उसे पा ही लूंगा और उसके पैर तोड़ दूंगा। जिस झूठे की वजह से मेरी फैमिली खत्म हो गई उसे मैं अपने पास से कहीं जाने नहीं दूंगा। अब उसके इस रूप को देखकर तो एक पल के लिए यूनोंग भी डर जाती है। अब उसको घबराते हुए देख केविन कहता है क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? मैं तो बस मजाक कर रहा था। यूनोंग कहती है तुमने तो मुझे सच में ही डरा दिया। केविन कहता है मुझे पता है उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, अगर वो मुझे अभी भी सब कुछ बता सकती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कौन है, मैं उसे माफ कर दूंगा। अब वो उसे देखते हुए मन में कहता है यूनोंग सच बता दो, जैसे ही तुम मुझे सच बता दोगी मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। और यहाँ उसकी बातें सुनकर यूनोंग सोच में पड़ जाती है। फिर कहती है उसने तुम्हारा दिल तोड़ा था और तुम उसको यूं ही माफ कर दोगे? अब केविन दूर होकर कहता है क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ और इस बात पर मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उससे पागलों की तरह प्यार करता हूँ। जब इन 4 सालों में मैं अब्रॉड में था मेरे डैड मर गए, मेरी फैमिली प्रॉपर्टी मेरे से चुरा ली गई, बल्कि मेरे पैर भी टूट गए, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था सिवाय उसकी प्यारी सी मेमोरी के। मैं बहुत बार उसको सपनों में देख चुका हूँ और मैं बस उससे एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया? अब ये सुनकर यूनोंग इमोशनल होते हुए कहती है वो तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम उसके पास होगा। केविन कहता है मैं जानता हूँ 4 साल पहले उसने मुझे छोड़कर अपने मिशन को चूज़ करा, और फिर उसका हाथ पकड़कर कहता है ये पहली बार था जिसने मुझे रिजेक्ट करा, अब मैं दोबारा रिजेक्ट नहीं होना चाहता। फिर उसके फेस को अपनी तरफ करते हुए कहता है अगर उसने ऐसा दोबारा कराना तो मैं उसको मार डालूंगा। एक तरह से उसको ही धमकी दे रहा होता है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं केविन बैठकर वायलिन प्ले कर रहा होता है और उसे बचाते हुए यूनोंग देख रही होती है। अब जैसे ही केविन उसे देखते हुए देखता है तो वो उसके पास आकर कहती है तुम बहुत अच्छा बजाते हो। केविन कहता है वैन यूनोंग ने मुझे सिखाया था, तुम्हें भी बजाना आता है ना? यूनोंग समझ जाती है कि ये उसे टेस्ट कर रहा है, और जब वायलिन पर सोंग्यू का नाम लिखे हुए देखती है तो समझ जाती है कि सोंग्यू को भी वायलिन प्ले करना आता है। यूनोंग उसे कहती है मैं आपसे कंपेयर कैसे कर सकती हूँ? केविन कहता है मैंने सुना है तुमने पहले भी बजाया है और तुम खड़ी क्यों हो, आओ बैठो। अब जब वो बैठती है तो केविन उसका फेस साफ करने लगता है क्योंकि उसे पसीना आ रहा होता है। उस वजह से यूनोंग थोड़ा नर्वस हो जाती है। उसके बाद केविन कहता है मुझे तुम्हें ही ये बजाते हुए सुनना है। तो यूनोंग उसे मना करने लगती है कि मैं अपने आप को एम्बेरस कर दूंगी। तो केविन कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और उसका हाथ पकड़ के कहता है चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। अब दूर से ये सब बोयंग भी देख रहा होता है और उन दोनों को ऐसे देख उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं बोयंग अपने ऑफिस में पहले से ही गुस्से में बैठा होता है और ऊपर से मैनेजर उसको ये कहने लगता है कि सोंग्यू आपकी वाइफ होकर डांसिंग गर्ल की जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकती है, आपको उसे सबक सिखाना चाहिए, उन्हें आपकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है।
बोयंग ये सुनकर गुस्सा नहीं होता बल्कि उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है कि मैं ये घर पर नहीं कर सकता। एक काम करते हैं, उसको नाइट क्लब में सबक सिखाते हैं। फिर वो मैनेजर से कहता है कि तुम मेरे वेयर हाउस का सारा सामान नाइट क्लब में शिफ्ट कर दो। अब ये सारी बातें यूनोंग की पर्सनल मेड भी सुन लेती है और जैसे ही ये बात वो यूनोंग को बताने जाती है तो उससे ज़रा सा शोर हो जाता है, जिस वजह से बोयंग बाहर आके उसे देख पैर पर गोली मार देता है। अब गन शॉट की आवाज़ सुनकर यूनोंग जल्दी से वहाँ आ जाती है और अपनी मेड को उठाने लगती है। तो वो जल्दी से सारा बोयंग का प्लान यूनोंग को बता देती है। उसके बाद एक वर्कर आके यूनोंग की मेड को उठाकर वहाँ से ले जाता है। और यहाँ जब यूनोंग गुस्से में बोयंग से पूछने लगती है कि तुम क्या कर रहे हो, तो बोयंग केयरलेसली कहता है कि वो सिर्फ एक नौकर है, क्या मैं उसकी लाइफ और डेथ भी डिसाइड नहीं कर सकता। यूनोंग कहती है किसी डॉग को मारने से पहले ये देख लेना चाहिए कि उसका ओनर कौन है, वो मेरी पर्सनल मेड है। ये सुनकर बोयंग कहता है इस पूरी फैमिली का ओनर मैं हूँ, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि तुम उसकी ओनर हो? तुम कुछ भी नहीं हो, बस एक डॉग हो जिसे मैं पाल रहा हूँ। अब यूनोंग उसको उंगली दिखाकर कहती है क्या तुम पागल हो गए हो? तो वो उसका हाथ मोड़कर कहता है तुम केविन के साथ फ्लर्ट करती जाओगी और तुम्हें लगता है मुझे पता भी नहीं चलेगा? क्या मैं तुम्हें अंधा दिखता हूँ? मुझे बिल्कुल नहीं पसंद जब कोई मेरी बात नहीं मानता, भले वो कोई भी हो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी वहाँ केविन की आवाज़ आती है कि मेरे बारे में क्या ख्याल है। अब केविन को देख यूनोंग जल्दी से अपना हाथ छुड़वाकर उसके पास आ जाती है और क्यूट सा फेस बनाकर कहती है अंकल आपको मेरी और मेरी मेड की मदद करनी होगी। बोयंग कहता है मैं तो बस उस मेड को सजा दे रहा था, उसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि वो कान लगाकर हमारी बातें सुन रही थी, मुझे तो उसे मार देना चाहिए था। अब ये सुनकर केविन गुस्से में कहता है अगर तुम्हें शूटिंग इतनी ही पसंद है तो तुम जाके जापानीज को क्यों नहीं मारते? तुम एक मर्द होकर घर में अपनी वाइफ और मेड को कैसे परेशान कर सकते हो? उसके बाद यूनोंग के हाथ पे जो निशान आ गए थे बोयंग के पकड़ने की वजह से, उसे देख केविन पूछता है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, लेकिन यूनोंग कुछ नहीं कहती। तो केविन गुस्से में बोयंग से कहता है घर पर रहकर तुम अपनी वाइफ को मार रहे हो, क्या तुम मर्द भी हो? तो बोयंग को तो उसकी कोई भी बात का फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ऊपर से कहता है कि ये मेरे घर का मामला है, आप बीच में नहीं पड़े तो अच्छा है। तो केविन कहता है तुमने सही कहा, लेकिन तुम्हारे फादर यहाँ नहीं है, तो अंकल होने के नाते मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर जूनियर बोयंग को पकड़ लेता है केविन के कहने पर। तभी वहाँ बोयंग की मॉम आ जाती है उसे बचाने के लिए, लेकिन केविन उन्हें देख कहता है भाभी अभी आप ठीक नहीं हुई हैं, आपको रेस्ट करना चाहिए। बोयंग की मॉम पूछती है बोयंग ने क्या किया? केविन कहता है इसने एक सर्वेंट पर गोली चलाई है, वैसे मैं इस मामले के बीच में नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो एक बाहर वाला हूँ ना। बोयंग की मॉम कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? अगर तुम्हारे बड़े भाई ने ये सब सुना तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगे, ये बोयंग की गलती है और वो सज़ा डिजर्व करता है। केविन कहता है अगर ऐसा है तो मैं इस सिचुएशन को अपने हिसाब से हैंडल करूंगा और बोयंग को सजा देता है कि तुम एंसेस्ट्रल हॉल जाके नील डाउन होकर 100 बार फैमिली डिसिप्लिन को कॉपी करोगे। अब बोयंग की मॉम भी अपने बेटे को बचा नहीं पाती क्योंकि केविन अपने बड़े भाई के नाम से अपनी भाभी को डरा जो देता है, इसलिए वो बोयंग से कहती है जाओ एंसेस्ट्रल हॉल। ये कहकर चले जाती है और बोयंग अपने अंकल को घूरते हुए चले जाता है और मॉम के पास आता है। मॉम उसे समझाती है कि थोड़ा सा इंपेशेंस भी बड़े बड़े प्लान खराब कर सकता है, जब तुम्हारे फादर आएंगे तो वो एक दिन इस केविन को मार ही देंगे, तब तक अपने डैड के लिए परेशानियां मत खड़ी करो। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 7 की शुरुआत में दिखाते हैं केविन यूनोंग के हाथों के निशान पर दवाई लगाते हुए कहता है क्या सच में तुम्हारी सर्वेंट तुम्हारे लिए शूट होना डिजर्व करती थी? यूनोंग कहती है वो हमेशा मेरे लिए लॉयल रही है, मैं उसे बुली होते हुए नहीं देख सकती। केविन कहता है क्या ये तुम्हारा लोगों के दिलों को जीतने का तरीका है? तो यूनोंग कहती है मैं सच में नहीं सह सकती। केविन कहता है मुझे लगा तुम सब कुछ सह सकती हो, पहले तुमने मुझे अपने प्यार में पड़वाया, फिर भी तुमने बिना हिचकिचाहट के मुझे डम कर दिया। यूनोंग कहती है क्या तुम यूनोंग के बारे में सोच रहे हो? केविन कहता है हाँ, मैं हमेशा उसके बारे में सोचता हूँ, मैं उसे बहुत मिस करता हूँ, इतना कि मैं एक सेकंड भी उसका वेट नहीं कर सकता। फिर उसका हाथ लेके कहता है तुम मुझ पर ज़्यादा ट्रस्ट कर सकती हो। यूनोंग कहती है मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, लेकिन हर किसी के कुछ रीजंस होते हैं, क्या तुम समझे? तो केविन थोड़ा सोचते हुए कहता है हाँ, और फिर उसके हाथ में वही जेट पेंडेंट रखता है जो यूनोंग सालों से ढूंढ रही है और फिर पूछता है कि क्या यही तुम्हारा मिशन है, तुम जाके ये अपने बॉस को दे सकती हो। अब यूनोंग को ये सब देख समझ नहीं आता कि वो क्या बोले, इसलिए केविन आगे इमोशनल होते हुए कहता है मैं तुमसे नफरत करता हूँ, जो भी तुमने मेरे साथ करा, लेकिन उससे ज़्यादा नफरत मैं अपने आप से करता हूँ। अगर मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होता तो तुम अपने मिशन की जगह मुझे चूज़ करती। मैं जानता हूँ तुम मिशन के लिए सौंगी बनने का नाटक कर रही हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, प्लीज़ मुझे और धोखा मत दो, प्लीज़ मुझे फिर से छोड़कर मत जाना, मुझे सब कुछ तुम बता सकती हो। एक बार के लिए तो ऐसा लगता है जैसे इमोशनल होकर यूनोंग केविन को सब कुछ बता देगी, लेकिन फिर उसे अपना मिशन याद आ जाता है और वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके कहती है अंकल आपने मुझे गलत समझ लिया है, मैं सौंगी हूँ यूनोंग नहीं, और ये जेट पेंडेंट क्या ये बोयंग का है, आप उसे ये दे देना। अब केविन के इतने एफर्ट्स लगाने के बाद भी यूनोंग उसे सच बताने को तैयार नहीं होती, तो केविन को बहुत गुस्सा आने लगता है और इतना कि उसकी तबीयत खराब होने लगती है। लेकिन फिर भी यूनोंग अपना नाटक जारी रखते हुए कहती है अंकल आपके साथ जो भी हुआ मुझे उसके लिए दुख है, लेकिन मैं उसकी सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकती। अब केविन खांसते खांसते नीचे गिर जाता है, तो यूनोंग को उसकी हालत देख बहुत बुरा फील होता है, लेकिन उसके पास भी कोई चारा नहीं होता झूठ बोलने के अलावा, क्योंकि वो केविन को अपने मिशन में इन्वॉल्व नहीं कर सकती। अब केविन नीचे बैठकर प्यार से कहता है मैं तुमसे लास्ट बार पूछ रहा हूँ तुम कौन हो, लेकिन फिर भी यूनोंग यही कहती है कि मैं सौंगी हूँ। अब ये सुनकर तो केविन हार जाता है उससे और कहता है कि ये दूसरी बार है जो तुमने अपने मिशन को चूज करा मुझे छोड़कर। उसके बाद वो जूनियर को बुलाता है जो उसे लेकर बाहर आ जाता है और यहाँ यूनोंग रोने लगती है। यहाँ जूनियर केविन से कहता है आपने तो कहा था कि आप उसको टेस्ट करेंगे, लेकिन आप फिर से अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाए। केविन कहता है मुझे लगा मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लूँगा क्योंकि मुझे विश्वास था वो मेरे लिए चेंज होगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। जूनियर कहता है आपको गिव अप कर देना
चाहिए, वो बहुत ही पत्थर दिल औरत है। जब आप इस फैमिली का कंट्रोल अपने हाथ में वापस ले लोगे तब आपको जितनी चाहे उतनी लड़कियाँ मिल सकती है। तो केविन कहता है वैन योनोंग अलग है, मैं कभी उस पर गिव अप नहीं करने वाला, मैं उसके मुँह से सच बुलवा कर रहूँगा कि वो ही वैन योनोंग है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं शियांशु योनोंग को बुला के अपनी प्रॉब्लम बताती है कि मेरी फेक प्रेगनेंसी को हुए 4 महीने हो गए हैं, इस टाइम तो मेरा पेट थोड़ा बाहर दिखना चाहिए, क्या तुम मिसकैरेज का कोई आइडिया दे सकती हो जिससे मेरी इस नाटक से जान छूटे। योनोंग कहती है ये ईजी है, जिस डॉक्टर को तुमने रिश्वत दी उस डॉक्टर को कहो कि तुम्हें फेक अबॉर्शन की कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दे ताकि तुम बोयंग की मॉम को वो मेडिसिन दिखा के धोखा दे सको, चिंता मत करो बाकी का काम मैं संभाल लूंगी। ये आइडिया देकर चली जाती है, लेकिन फिर रास्ते में केविन से टकरा जाती है। जूनियर योनोंग से कहता है मुझे कुछ अर्जेंट काम है, तो क्या आप सर को उनके रूम तक छोड़ सकती है। योनोंग कहती है मैं किसी सर्वेंट को बुला देती हूँ, लेकिन जैसे ही केविन वो जेट पेंडेंट दिखाता है तो योनोंग जल्दी से कहती है हाँ मैं ये काम कर दूंगी। अब जैसे ही योनोंग केविन को लेके जा रही होती है तो केविन फिर से योनोंग के बारे में बातें करना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हें पता है मैं कब योनोंग के प्यार में पूरी तरह पड़ गया था। तो योनोंग कहती है मुझे नहीं पता। केविन बताता है जिस दिन मुझ पर अटैक हुआ था उसने बिना हिचकिचाहट के मुझे दूर करके वो वार अपने ऊपर ले लिया था। उस मोमेंट से लेके मुझे विश्वास था कि वो मुझे प्यार करती है, वरना ऐसा क्या था जो उसने अपनी लाइफ की परवाह न करते हुए मुझे प्रोटेक्ट करा। ऑफ कोर्स वो उसका प्यार था। उस दिन से मैंने कसम खा ली थी कि मैं उसे अपने दिलो जान से प्यार करूंगा और सिर्फ वही मेरी लाइफ का प्यार होगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस उसके साथ हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी पत्थर दिल होगी कि मुझे यूज़ करके भाग जाएगी। अब ये सुनकर योनोंग नर्वस हो रही होती है और केविन अपने व्हीलचेयर रोककर उसे आगे लाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुमने कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ा होगा। टैटू भले फेक था लेकिन प्यार तो रियल है। और फिर चाकू निकाल कर कहता है इसका निशान तो तुम्हारी बॉडी पर तो जरूर होगा, यही एक सबूत है कि तुम मेरे लिए मर भी सकती हो। तो योनोंग कहती है क्या तुम पागल हो गए हो। तो केविन कहता है हाँ मैं पागल हो गया हूँ, पहले मैं तुमसे जितना प्यार करता था आज मैं उतनी ही तुमसे नफरत करता हूँ। तुमने मुझे पागल कर दिया है, तुम्हारी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया और अब मैं वो सब कुछ वापस लेके रहूंगा। तो योनोंग पूछती है तुम करना क्या चाहते हो। केविन कहता है मैं तुम्हारा मिशन खराब कर दूंगा, मैं बोयंग को जाके सब कुछ सच सच बता दूंगा, मैं उन सबको बर्बाद कर दूंगा जिनकी तुम केयर करती हो और शुरुआत तुम्हारी उस सर्वेंट से होगी और इस जेट पेंडेंट को भी तोड़ दूंगा। मैं तुम्हारा तुमसे सब कुछ छीन लूंगा और ये कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी मुझे दोबारा डम करने के लिए। लेकिन योनोंग तो रिलैक्स होकर कहती है अंकल आप कंफ्यूज हो गए हैं, मुझे ज्यादा पता है कि मैं कौन हूँ, मुझे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली आप जैसे बाहर वालों को। केविन कहता है क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं बोयंग को जाके सब कुछ सच सच बता दूंगा। योनोंग कहती है बता दीजिए। अब ये सुनकर तो वो हैरान हो जाता है। फिर योनोंग उसके क्लोज होते हुए धमकी देती है कि अगर ऐसा हुआ तो आप डिसेबल नहीं है, ये भी मैं सबको बता दूंगी और फिर आप इस घर में टिक नहीं पाएंगे। केविन कहता है क्या तुम मुझे डरा रही हो। तो योनोंग कहती है मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, हम दोनों अपना मुंह बंद रखते हैं और जो हमारा काम है वो करते हैं, ये हम दोनों के लिए ही विन विन सिचुएशन है। तो केविन उसके और क्लोज आते हुए पूछता है क्या हो अगर मैं मना कर दूं तो योनोंग भी उसके और क्लोज आते हुए कहती है जिस मिलिट्री पावर और वुमेन को तुम वापस पाना चाहते हो वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे हाथ से चली जाएंगी। लगता है योनोंग की ये धमकी केविन पर असर कर जाती है क्योंकि वो योनोंग को नहीं खोना चाहता था और ना ही मिलिट्री पावर को। अब योनोंग जूनियर को वहाँ आते देख वहाँ से चली जाती है। यहाँ जूनियर केविन के पास आके बैटलफील्ड की रिपोर्ट देता है जहाँ बोयंग के डैड देश की रक्षा करने के लिए गए होते हैं और बताता है कि बोयंग के डैड की आर्मी बहुत बुरी तरह दुश्मनों से हार गई है, यही सही टाइम है क्या हम इसका एडवांटेज। तो इसके आगे केविन कहता है थोड़ा और वेट करो, अभी सही टाइम नहीं है, सबसे पहले जाके मेरे डैड के पुराने सबॉर्डिनेट से मिलो। तो जूनियर कहता है ठीक है। फिर केविन का ध्यान अपने पॉकेट की तरफ जाता है जिसमें जेट पेंडेंट नहीं होता, तो वो मन में कहता है लगता है उसने जेट पेंडेंट ले लिया। यहाँ योनोंग को दिखाते हैं जिसके पास सही में जेट पेंडेंट होता है, लेकिन जब वो उसको ध्यान से देखती है ना तो वो नकली होता है। तो वो सोचती है कि केविन के पास इतना टाइम तो नहीं है कि वो नकली बनवाए, मतलब बोयंग के पास शुरू से फेक पेंडेंट था, मतलब उसको भी किसी ने धोखा दिया है। अब योनोंग सोचते सोचते इस नतीजे पर आती है कि कहीं बोयंग को धोखा देने वाली सोंगियो तो नहीं और क्या उसके पास वो रियल पेंडेंट तो नहीं है। यहाँ से बहुत दिन पहले की स्टोरी दिखाते हैं जब सोंगियो किडनैप हो गई थी और किडनैपर को किसी ने पैसे दिए होते हैं सोंगियो को मारने के। अब सोंगियो कुछ बोलना चाह रही होती है तो किडनैपर उसके मुंह से कपड़ा हटा देता है। अब सोंगियो उस किडनैपर से नेगोशिएशन करने लगती है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। किडनैपर फिर भी उसकी बात नहीं मान रहा होता, तो सोंगियो कहती है मेरे पास पैसे तो है ही लेकिन एक बेशकीमती जेट पेंडेंट भी है, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं वो तुम्हें दे सकती हूँ। अब इस बात पर किडनैपर मान जाता है लेकिन ये बिल्कुल नहीं बताता कि उसको मारने का ऑर्डर आखिर दिया किसने। फिर कहता है दो वो पेंडेंट मुझे। तो सोंगियो कहती है उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अब किडनैपर सोंगियो को लेके जा रहा होता है तो वो मौका देख भागने लगती है और भागते भागते शुई से टकरा जाती है। अब शुई तो उसे योनोंग समझकर खुश हो जाता है। अब जैसे ही वो किडनैपर वहाँ आता है तो सोंगियो शुई से हेल्प मांगती है, तो शुई उस किडनैपर को जैसे ही गन दिखाता है तो वो भाग जाता है। और फिर शुई उससे कहता है योनोंग फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, पता है तुम्हें मैंने अपने डैड से भी सारे रिश्ते तोड़ दिए, अब वो मुझे और कंट्रोल नहीं कर सकते और अब हम दोनों साथ में रह सकते हैं। अब उसकी बातें सुनकर मौके का फायदा उठाकर सोंगियो वैन योनोंग बनने का नाटक करती है और साथ ही साथ ये भी कि जैसे उसकी याददाश्त चले गई हो। शुई पहले तो ये सुनकर थोड़ा सैड हो जाता है लेकिन फिर कहता है चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और उसे टाइट हक करते हुए कहता है भले तुम्हारी याददाश्त चले गई हो लेकिन फिर भी हम दोनों एक दूसरे के प्यार में दोबारा पड़ सकते हैं। एक तरह से सोंगियो के लिए लॉटरी खुल जाती है और इसी मोमेंट पर यह पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 8 की शुरुआत में दिखाते हैं सोंगियो अब योनोंग बन के मजे की जिंदगी जी रही होती है शुई की वजह से
और उसे अब पैसों के लिए पेंडेंट को बेचने की भी ज़रूरत नहीं है, और बल्कि वो तो उस गैंगस्टर को मन ही मन थैंक्स कहती है जिसने उसे किडनैप करा, तभी तो वो शिन फैमिली से निकल पाई। अब सोंग्यो का शिन फैमिली में जाने का इरादा बिल्कुल भी नहीं होता। तभी अचानक शुई आकर सोंग्यो पर चिल्लाने लग जाता है, क्योंकि उसे सच पता चल गया होता है कि वो युनोंग नहीं सोंग्यो है, बोयंग की वाइफ, और ये सब उसे उसी गैंगस्टर से पता चला होता है जिसने सोंग्यो को किडनैप करा था। अब उसकी ये बात कंफर्म तब होती है जब वो सोंग्यो के चेहरे पर तिल नोटिस करता है, जो कि युनोंग के चेहरे पर कभी था ही नहीं। अब सोंग्यो के धोखा देने की वजह से शुई उसे छोड़कर गुस्से में वहां से चले जाता है। प्रेजेंट में दिखाते हैं युनोंग और शियांगशु दोनों डॉक्टर से मिलकर आ रही होती हैं शियांगशु की फेक प्रेगनेंसी के मामले में, और उन दोनों को दूर से सोंग्यो देख रही होती है और युनोंग को देखकर जेलस होती है कि अगर वो मेरी जगह ले सकती है तो मैं उसकी जगह क्यों नहीं ले सकती। फिर एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाते हैं जिससे ये पता चलता है कि शियांगशु सोंग्यो से बहुत लड़ती थी, और जैसे ही बोयंग सामने आता था तो उसके सामने बेचारी बनने का नाटक करके सोंग्यो को फ्रेम कर देती थी। इसलिए सोंग्यो को ऐसा लगता है कि उसका किडनैप शियांगशु ने करवाया है। यहाँ दिखाते हैं शियांगशु का डॉक्टर आके शियांगशु की फेक प्रेगनेंसी की सारी बातें जापानीज को बता देता है, क्योंकि इन जापानीज ने ही तो शियांगशु को शिन फैमिली में भेजा था। अब शियांगशु ने इनकी बातों को अवॉइड करा होता है, इसलिए जापानीज डॉक्टर से कहता है कि जाके उसे अच्छा सबक सिखाओ, और डॉक्टर भी उनकी बात मान जाता है। यहाँ दिखाते हैं सोंग्यो भी उसी डॉक्टर को शियांगशु को सबक सिखाने के पैसे देती है, और साथ ही साथ ये भी कहती है कि उसको किडनैप करके उस घर में ले जाना जो उस ओल्ड ट्री के पास है। तो वो डॉक्टर पैसे लेके और उसकी बात मान के चले जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं डॉक्टर पहले तो शियांगशु की तबीयत चेक करने का नाटक करता है, उसके बाद शियांगशु का सारा भांडा फोड़ देता है कि ये तो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। अब डॉक्टर के बदले हुए बिहेवियर को देखकर तो युनोंग शॉक हो जाती है, और शियांगशु को तो बड़ा वाला झटका लगता है। अब वो तो बोयंग की मॉम से माफिया मांगने लगती है, लेकिन मॉम तो गुस्से में सिक्योरिटी को आवाज लगाती है जो शियांगशु को वहां से ले जाते हैं। यहाँ युनोंग जल्दी जल्दी में कहीं जाने लगती है तो उसे केविन दूर से देख रहा होता है। केविन की नजर हर दम युनोंग पर रहती ही रहती है। यहाँ युनोंग आके उस डॉक्टर का बुरा हाल कर देती है, तो वो डॉक्टर इतना तो समझ जाता है कि ये सोंग्यो नहीं है, कोई और ही है। अब युनोंग उसे सब कुछ पूछे जा रही होती है, तो डॉक्टर उसे कुछ भी बताने को रेडी नहीं होता। अब जैसे ही युनोंग अपनी गन दिखाती है तो वो डॉक्टर डर के मारे कहता है बताता हूँ। युनोंग पूछती है तुम्हें शियांगशु के साथ ऐसा करने के लिए किसने कहा। डॉक्टर कहता है मुझे ये तो नहीं पता वो कौन थी, क्योंकि उसने मास्क पहना था, लेकिन हाँ वो अभी भी ओल्ड ट्री के पास वाले घर में मिल सकती है। युनोंग कहती है मुझे वहाँ लेके चलो। तभी वहाँ जापानीज आके युनोंग को किडनैप करके अपने अड्डे पर लाकर चेयर से बांध देता है। उसके बाद जापानीज उससे पूछने लगता है कि बताओ तुम कौन हो और तुम सोंग्यो बनने का नाटक क्यों कर रही हो। अब युनोंग कुछ नहीं बताती तो जापानीज उसे एक थप्पड़ भी मार देता है, फिर भी युनोंग अपना मुंह नहीं खोलती। तो जापानीज हंटर लेके कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास और भी रास्ते हैं तुम्हारा मुंह खुलवाने के। अब ये कहकर जैसा ही वो मारने जाता है तभी वहाँ केविन की आवाज़ आती है कि रुको। अब युनोंग तो उसे यहाँ देख शॉक हो जाती है। जापानीज पूछता है केविन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब युनोंग को समझ नहीं आता कि केविन जापानीज के साथ कब से मिल गया। केविन उस आदमी के सवाल का जवाब देता है कि मैं एक इंसान को यहाँ बचाने आया हूँ। जापानीज समझ जाता है कि ये इस लड़की को बचाने आया है, और इसके बदले केविन उसे एक ऑफर देता है कि अगर वो शिन सिटी पर कब्जा करना चाहता है तो उसे बोयंग और उसके डैड को मारना होगा। उसके लिए केविन उसकी हेल्प करेगा और बदले में वो जापानीज युनोंग को उसे दे दे। जापानीज पूछता है आखिर ये है कौन जिसकी तुम इतनी परवाह कर रहे हो। केविन कहता है ये मेरी वुमेन है। तो युनोंग कहती है तुम ये क्या कह रहे हो। केविन कहता है तुम चुप रहो, अभी वक्त नहीं है कि तुम बीच में बोलो। अब जापानीज तो केविन का ऑफर मान के युनोंग को ले जाने की परमिशन दे देता है। अब जूनियर जैसे ही युनोंग के हाथ खोल रहा होता है तो उसको धीरे से कान में कहता है कि हम मौका मिलते ही इन पर अटैक करेंगे। अब केविन भी सर हिलाकर इशारा करता है तो युनोंग इनका प्लान समझ जाती है। अब जैसे ही युनोंग केविन के पास आने लगती है तो जल्दी से अपने पास खड़े हुए जापानीज पर अटैक कर देती है, और यहीं से इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। केविन सभी जापानीज को बैठे बैठे अपनी गन से मार देता है, और यहाँ जूनियर और युनोंग बाकी बचे हुए जापानीज से फाइट कर रहे होते हैं। अब जैसे ही एक जापानीज युनोंग को गोली से मारने जाता है तो जल्दी से केविन ये देख युनोंग के पास आके उसको कवर कर लेता है और गोली उसको लग जाती है। अब केविन उस जापानीज को भी मार देता है। सभी जापानीज मर गए होते हैं, लेकिन केविन की हालत गोली की वजह से खराब हो जाती है, और युनोंग तब देखती है कि उसको पीठ पर गोली लगी है। अब युनोंग को चिंता करते हुए देख केविन कहता है मैं ठीक हूँ, कमजोर नहीं हूँ। फिर युनोंग कहती है तुम्हारे पैर। केविन कहता है ये तो तुम्हें पहले से ही पता है, उस दिन जब बोयंग के ऑफिस में हमारी फाइट हुई थी। अब ये सुनकर युनोंग चुप हो जाती है। फिर कहती है पहले मुझे तुम्हारी ये चोट ठीक करने दो, लेकिन केविन तो उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और कहता है मुझे सोंग्यो नहीं युनोंग चाहिए। अगर तुम सोंग्यो बनने का नाटक करोगी तो यहाँ से निकल जाओ। अब वो इतना गुस्से में कहता है कि युनोंग इमोशनल होते हुए जाने लगती है। अब जब वो जाने लगती है तो केविन उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है, लेकिन युनोंग तब भी पीछे मुड़कर नहीं देखती। अब केविन की हालत ज़्यादा खराब होने लगती है तो जूनियर आके उसे पकड़ लेता है और कहता है कि आपकी चोट ठीक करना अभी ज़्यादा ज़रूरी है। ये कहकर उसे पकड़कर टेबल पर बिठाता है, लेकिन केविन का ध्यान तो बस युनोंग की तरफ ही होता है। अब जूनियर बुलेट निकालकर केविन की पट्टियाँ वगैरह कर देता है, लेकिन युनोंग तब भी पीछे मुड़कर नहीं देखती और रोते हुए चली जाती है, और इस वजह से केविन का दिल बहुत बुरी तरह टूट जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं शियांगशु टूटे फूटे घर में रस्सियों से बंधी हुई होती है। तभी वहाँ युनोंग आके उसे छुड़ाती है, तो शियांगशु उसे देख खुश हो जाती है और उसे रोते हुए थैंक यू कहती है कि अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। युनोंग कहती है क्या अब तुम मुझे बता सकती हो कि सोंग्यो कैसे गायब हुई। तो शियांगशु कहती है मुझे नहीं पता वो कैसे गायब हुई, और हिचकिचाते हुए कहती है कि मुझे बस गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करने के पैसे दिए गए थे। तो युनोंग पूछती है किसने दिए पैसे। तो शियांगशु कहती है मुझे उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन जब शियांगशु उसका हुलिया बताती है तो वो मिस्टर वू का होता है। युनोंग सोचती है क्या ये सब मिस्टर वू ने किया। फिर शियांगशु से
पूछती है क्या तुम्हारे पास कोई जगह है रहने के लिए, तो श्यांशु कहती है नहीं। यूनोंग कहती है मैं तुम्हें कुछ पैसे देके सेफ जगह भेज रही हूँ। अब ये सुनकर श्यांशु कहती है तुमने मुझे बचाया, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। अगर तुम्हें जापानीज की इंटेलिजेंस चाहिए तो वो भी मैं तुम्हें दे सकती हूँ। यूनोंग कहती है पहले तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए तुमने बहुत गलत काम करे और बहुत लोगों को चोट पहुंचाई, लेकिन तुम ये सब करना नहीं चाहती थी। लेकिन अब तुम फ्री हो, तुम्हें किसी के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने लिए अच्छे से रहना है। अब यूनोंग की ये बात श्यांशु के दिल को छू जाती है और वो उसको बहुत बहुत शुक्रिया करती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं अब यूनोंग श्यांशु की जगह उसके कपड़े वगैरह पहनकर अपने आप को रस्सियों से बांधकर बैठ जाती है। तभी वहाँ सोंग्यो आती है जिसे लगता है कि उसने श्यांशु को किडनैप कर लिया है और वो कहती है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश करी, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। अब जैसे ही वो मास्क हटाकर पीछे मुड़कर देखती है तो सामने वैन यूनोंग को खड़े हुए देख शॉक हो जाती है और कहीं ना कहीं यूनोंग भी अपनी बहन को देख शॉक होती है। अब उसके मुंह से अपना नाम सुनकर यूनोंग पूछती है क्या तुम मुझे जानती हो। सोंग्यो बताती है मैंने तुम्हें शिन हाउस के गेट पर देखा था और पूछती है कि हमारा चेहरा सेम क्यों है, तो यूनोंग बताती है कि मैं तुम्हारी ट्विन सिस्टर हूँ। ये सुन सोंग्यो कहती है मैं सड़कों पर भटक रही थी तब तक जब तक सोंग फैमिली ने मुझे बोयंग से नहीं मिलवाया था और शिन फैमिली ने मुझे इतना परेशान किया कि मैं ऑलमोस्ट मर ही गई थी, और अब तुम मुझे बता रही हो कि मेरी एक फैमिली है और एक सिस्टर है। यूनोंग इमोशनल होते हुए उसे माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें पहले ही ढूंढ लेना चाहिए था। सोंग्यो रोते हुए कहती है तुम्हें नहीं पता मैं कितनी मुश्किलों से जी रही थी, सब तुम्हें प्यार करते हैं, बोयंग भी, इवन शुई भी। यूनोंग पूछती है तुम शुई को जानती हो, तो सोंग्यो सब कुछ बताती है कि वो शुई से कैसे मिली और उसके बाद क्या हुआ। अब ये सब सुनकर तो यूनोंग कहती है मैं शुई से प्यार नहीं करती, लेकिन मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वो बहुत अच्छा इंसान है, अगर तुम सच्चे दिल से उससे माफ़ी मांगोगी तो वो तुम्हें माफ़ कर देगा। सोंग्यो कहती है सच में, तो यूनोंग कहती है हाँ। अब खुश होकर सोंग्यो उसे हक कर लेती है। अब यूनोंग जैसे ही उसे बैक हक करती है तो उसे कुछ फील होता है उसकी पीठ पर। अब जैसे ही वो और हाथ लगा के चेक करती है तो उसे समझ आ जाता है कि रियल जेट पेंडेंट सोंग्यो के पास ही है, और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। सेकंड लास्ट पार्ट की शुरुआत में दिखाते हैं यूनोंग सोंग्यो को सब कुछ सच सच बता देती है कि मैं तुम्हारी ट्विन सिस्टर हूँ, तो सोंग्यो खुश होते हुए अपनी बहन को हक कर लेती है। अब जब वो उसे हक करती है तो यूनोंग उसकी कमर पर हाथ रखती है जिससे उसे कुछ फील होता है, और वो कुछ और नहीं जेट पेंडेंट होता है। उसके बाद सोंग्यो उससे कहती है मैं एक शर्त पर ही तुम्हें माफ़ करूंगी, जब तुम मुझे ये बता दोगी कि श्यांशु कहाँ है। तो यूनोंग कहती है श्यांशु ने तुम्हें किडनैप नहीं किया था। तभी वहाँ मिस्टर वू की आवाज़ आ जाती है। अब यूनोंग नहीं चाहती कि सोंग्यो उनके हाथ लगे, इसलिए वो सोंग्यो से पूछती है क्या तुम्हें स्विमिंग आती है, तो सोंग्यो कहती है हाँ। अब घर के पीछे एक नदी होती है, तो यूनोंग सोंग्यो से कहती है जल्दी कूदो और शुई के पास जाओ और मेरे काम से दूर रहो वरना तुम मारी जाओगी। ये कहकर उसे पानी में फेंक देती है, लेकिन उसने उसका जेट पेंडेंट ले लिया था। उसके बाद वो फर्श पर गिरने की एक्टिंग करती है। अब जैसे ही मिस्टर वो अंदर आती है तो सोंग्यो को जाते हुए देख कहती है तुमने उसे जाने क्यों दिया, तुम्हारा राज खुल भी सकता है। यूनोंग उठकर कहती है कि आपकी आवाज़ की वजह से मेरा ध्यान भटक गया और उसे भागने का मौका मिल गया। मिस्टर वो पूछती है तुमने जेट पेंडेंट ढूंढ लिया, तो यूनोंग उसे नकली वाला जेट पेंडेंट देती है जो बोयंग के लॉकर से उसने चुराया था, लेकिन वो देने से पहले मिस्टर वो से वही सेम क्वेश्चन पूछती है कि मेरी फैमिली को खत्म करने के पीछे किसका हाथ है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मिस्टर वो अपने ऑफिस में यूनोंग को लाकर कुछ सबूत दिखाते हुए कहती है तुम्हारी फैमिली को खत्म करने के पीछे बोयंग और उसके डैड का हाथ है, क्योंकि वो तुम्हारा फैमिली ट्रेजर पाना चाहते थे। अब यूनोंग को ये सब जानकर बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद यूनोंग मिस्टर वू को वो नकली पेंडेंट देते हुए कहती है मेरे डैड की लास्ट विश के अकॉर्डिंग ये पेंडेंट जनरल जैंग को दे देना जो मैंने बोयंग के लॉकर से चुराया है। अब मिस्टर वो उस पेंडेंट को ऐसे लेती है जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो, और वो यूनोंग को हाँ कहकर चले जाती है। यूनोंग मिस्टर वू को नकली पेंडेंट इसलिए देती है क्योंकि उसे मिस्टर वू पे थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है कि वो बेईमान है, फिर भी वो आशा करती है कि उन पर उसका ये डाउट गलत साबित हो। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं बोयंग और केविन आमने सामने बैठकर यूनोंग के बारे में ही बातें करते हैं। बोयंग कहता है आपको पता नहीं कि मेरी उसके साथ एंगेजमेंट हुई थी। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि यूनोंग और बोयंग की मुलाकात कैसे हुई थी। जब यूनोंग रिक्शा से उतरकर जा रही होती है तब उसका रुमाल गलती से उड़कर बोयंग के पास आ जाता है। जब यूनोंग उसके पास आकर देखती है तो जल्दी से बोयंग को पहचान लेती है और अपना रुमाल उससे लेने लगती है, तो बोयंग वो रुमाल उसे नहीं देता बल्कि कहता है कि मुझे पहले एक किस करो। तो यूनोंग कहती है ठीक है, पहले अपनी आंखें बंद करो। अब जैसे ही बोयंग अपनी आंखें बंद करता है तो यूनोंग उसे थप्पड़ लगाकर अपना रुमाल लेकर चले जाती है। अब प्रेजेंट में ये सब बोयंग केविन को बताता है, तो केविन कहता है अब तुम्हारी शादी सोंग्यो के साथ हो गई है तो तुम्हारी एंगेजमेंट यूनोंग के साथ नहीं मानी जाएगी। बोयंग कहता है क्या हो अगर मैं उसको वापस ढूंढ लूँ और अपना रिश्ता उसके साथ जोड़ दूँ, ये तो बहुत अच्छी बात होगी ना। केविन पूछता है तुम उसको लाइक करते हो, तो बोयंग इनडायरेक्टली कहता है आप भी तो उसको पसंद करते हो। तो केविन भी उससे इनडायरेक्टली कहता है कि कुछ लोगों के पास तुम्हें नहीं जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मैनेजर बोयंग को बैटलफील्ड की सारी खबर देता है कि हमारी आर्मी बहुत बुरी तरह हार गई है, और साथ ही साथ केविन उनके पीछे क्या क्या कर रहा है वो भी सब कुछ बताता है। अब बोयंग को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है कि एक तो मेरे डैड उसको घर लेके आए और वो उनके पीठ पीछे ही साजिशें कर रहा है। मैनेजर कहता है क्या उसे मार दें, तो बोयंग कहता है जितना जल्दी हो सके। अब ये सब बातें यूनोंग सुन लेती है और घबरा कर केविन को बताने जाती ही है कि उसके भागने का शोर सुनकर बोयंग अलर्ट हो जाता है और जल्दी से यूनोंग को आके रोक लेता है और पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। यूनोंग बहाना बना देती है कि मैं सोने जा रही हूँ, लेकिन उसकी घबराहट
उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रही होती है और बोयंग भी कौन सा उसे छोड़ने वाला था। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं युनोंग बेहोश होती है और उसके हाथ बंधे हुए होते हैं। अब जैसे ही वो होश में आती है तो अपने पास से नाइफ निकालकर रस्सियों को खोल लेती है। आफ्टर ऑल वो एक स्पाई जो है, और अब बिना टाइम वेस्ट करे वो केविन के रूम में आ जाती है जो खड़े होकर ड्रिंक कर रहा होता है और युनोंग के आने से एकदम अलर्ट हो जाता है। फिर उसे देख पूछता है तुम इतनी परेशान क्यों हो। युनोंग बताती है आज की डिनर पार्टी सिर्फ एक जाल है, बोयंग तुम्हें मारने वाला है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। केविन कहता है क्या तुम मुझे बस ये बताने आई हो। तो युनोंग कहती है मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देखना चाहती। केविन चिल्लाकर पूछता है क्यों। तो युनोंग हिचकिचाते हुए कहती है क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। तो केविन उसे फोर्स करता है कि ये रीज़न बिल्कुल भी नहीं है युनोंग, बताओ मुझे आखिर क्यों। अब फाइनली युनोंग अपनी फीलिंग्स को एडमिट करती है कि वो उससे प्यार करती है और वो ही युनोंग है। अब ये सुनकर तो केविन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और वो बिना टाइम वेस्ट करे उसे किस कर लेता है और दोनों ही एक दूसरे को थोड़े टाइम तक किस करते रहते हैं। तभी केविन के रूम के डोर पर नॉक होता है और बोयंग बाहर से बताता है कि कार रेडी है। अब उसकी आवाज़ सुनकर युनोंग जाने लगती है तो केविन उसे रोककर दीवार पर लगा लेता है और बोयंग से कहता है तुम जाओ मैं आता हूँ। बोयंग कहता है ठीक है और वहाँ से चले जाता है और यहाँ ये दोनों फिर से एक दूसरे को किस करने लगते हैं। उसके बाद केविन दूर होकर पूछता है क्या तुम चाहती हो कि बोयंग मर जाए। तो युनोंग कहती है हाँ और पूछती है कि क्या तुम लड़ाई स्टार्ट करोगे। तो केविन कहता है लड़ाई ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। ये कहकर जाने लगता है तो युनोंग उसे रोककर जाने से मना करती है कि बोयंग ने तुम्हें मारने का इंतजाम कर रखा होगा। केविन कहता है ये मेरी लड़ाई है, मैं भाग नहीं सकता, मेरा वेट करना। ये कहकर चले जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं बोयंग बहुत बुरी हालत में होता है, इतना कि उसमें उठने की भी हिम्मत नहीं होती। ऑफ कोर्स उसकी ये हालत केविन ने ही की होती है और केविन ने उसके सारे गुंडों को भी मार दिया होता है। अब बोयंग तो इस बात से ही शॉक होता है कि केविन डिसेबल नहीं है। तो केविन कहता है अगर मैं डिसेबल होने का नाटक नहीं करता तो क्या मैं इस घर में आ पाता या फिर तुम मुझे मारने की हिम्मत कर सकते थे। अब बोयंग को अपने सामने पड़ी हुई गन दिखती है तो वो उसे लेने जाता ही है कि केविन ये देख गन को भी दूर फेंक देता है और बोयंग को भी। यहाँ युनोंग जल्दी से क्लब आकर घबराते हुए जूनियर से पूछती है कि केविन कैसा है। तो जूनियर बताता है चिंता की कोई बात नहीं है, वो ठीक है। तब वहाँ गन चलने की आवाज़ आती है तो दोनों वहाँ भागकर जाते हैं तो पता चलता है कि केविन ने अपने कार एक्सीडेंट का बदला लेने के लिए बोयंग को पैर पर गोली मारी होती है। अब केविन युनोंग को देख उसे गन देता है कि अब तुम्हारी बारी है। अब जैसे ही युनोंग उससे गन लेती है तो बोयंग चिल्लाता है कि सोंग्यू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। अब जैसे ही युनोंग अपने चेहरे से तिल हटाती है तो बोयंग ये देखकर शॉक हो जाता है कि ये युनोंग है। युनोंग बताती है घर से जो भागी थी वो सोंग्यू थी और जो वापस आई वो वैन युनोंग है और कहती है कि जेट पेंडेंट भी अब मेरे पास है। आज मैं अपने फादर की मौत का बदला लेके रहूंगी। बोयंग कहता है तभी मैं सोचूं जब से तुम वापस आई हो तब से लेके मैं तुम में इंटरेस्टेड क्यों हूँ, क्योंकि तुम सोंग्यू नहीं वैन युनोंग हो जिसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। अब युनोंग उसकी तरफ गन करते हुए कहती है लेकिन मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है बल्कि नफरत है। ऊपर से केविन भी कहता है सिर्फ मैं हूँ जो इसके लिए बना हूँ। अब बोयंग युनोंग से कहता है तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे फादर को क्यों मारा। ये कहकर खांसने लगता है तो युनोंग ये सुनने के लिए उसके पास जाती है तो वो जल्दी से उसे पकड़ के हक कर लेता है। ये देख केविन जल्दी से आकर उसे छुड़ाता है और युनोंग से गन लेके खुद उसे मारने जाता ही है कि युनोंग उसे रोककर कहती है कि ये मेरे और उसके बीच की बात है। केविन कहता है तुम उसे एक शॉट में मार सकती हो तो टाइम क्यों वेस्ट करना। तभी बोयंग कहता है तुम्हारे फादर तुम्हारी वजह से मरे क्योंकि तुमने 8 साल पहले मुझसे शादी करने से मना कर दिया था। तो ये सुनकर युनोंग को गुस्सा आने लगता है लेकिन फिर वो कहती है तुम्हें पता है मैंने तुमसे शादी करने से मना क्यों करा। तो बोयंग ये जानने के लिए बहुत डेस्परेट होता है लेकिन युनोंग उससे कहती है तुम ये जानना डिजर्व ही नहीं करते हो। ये कहकर उसके दिल पर गोली मार देती है और वो फाइनली अपना बदला ले लेती है। फिर केविन उससे कहता है वो तुमसे प्यार नहीं करता था, अगर वो करता तो तुम्हें देखते ही पहचान लेता। जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था मैं देखते से ही पहचान गया था कि तुम सोंग्यू नहीं युनोंग हो मेरा प्यार। युनोंग उसे टीज करते हुए कहती है मुझे याद है तुमने मुझे देखते से ही मारने की धमकी दी थी। तो केविन क्यूट सा फेस बनाकर कहता है क्योंकि तुम कोई और बनने का नाटक कर रही थी और ऐसा दिखा रही थी जैसे हम एक दूसरे को जानते ही नहीं। युनोंग कहती है क्या तुम जेलस हो रहे थे। तो केविन एडमिट करता है कि हाँ मैं जेलस हो रहा था और पूछता है कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा। तो युनोंग कहती है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी, सॉरी। केविन कहता है तुम्हें इस चीज़ का भुगतान करना होगा। युनोंग पूछती है कैसे। तो केविन नीचे बैठकर उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है और कहता है कि मेरे पास अभी वेडिंग रिंग तो नहीं है लेकिन ये बेस्ट मोमेंट है तुम्हें प्रपोज करने का क्योंकि अब मेरे अंदर नफरत नहीं है और तुम्हें अब भागने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे सामने सिर्फ तुम हो, हम दोनों मूव ऑन करके एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ये सुनकर तो युनोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं खुशी के। फिर केविन हिम्मत करके कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। और यहाँ युनोंग तुरंत हाँ कर देती है और खुशी के मारे दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं युनोंग केविन की चोट पर दवाई लगा रही होती है क्योंकि बोयंग से लड़ते टाइम केविन को भी चोट आ गई थी। अब जब वो दवाई लगा रही होती है तो केविन उसको कंटिन्यूसली देखे जा रहा होता है जब तक उसकी पट्टी वगैरह नहीं हो जाती। फिर युनोंग उसे कहती है मुझे एक और इंसान से बदला लेना है जिसने मेरी फैमिली को बर्बाद करा, मैं उसे मारना चाहती हूँ जो कि तुम्हारा बड़ा भाई है। केविन कहता है अगर ऐसा है तो तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए और फिर उसे मिलिट्री सील दिखाता है। युनोंग शॉक होकर पूछती है ये तो तुम्हारे फादर की सील है ना जो तुम्हारे बड़े भाई के पास थी। तो केविन कहता है मैंने उसे मार दिया। ये सुनकर युनोंग इमोशनल होते हुए कहती है कि 8 साल
हो गए। फाइनली मुश्किलों से भरे हुए दिन चले गए। तभी यूनोंग को वहाँ किसी की परछाई दिखाई देती है, तो वो केविन को धीरे से कहती है कान में कि बाहर कोई है। अब बाहर वाले को दिखाने के लिए ये दोनों थोड़ा रोमांटिक होने लगते हैं और केविन उसे किस करने लगता है और परछाई से ऐसा लगता है जैसे मिस्टर वू इन दोनों पर नजर रख रही हो। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। लास्ट पार्ट की शुरुआत में दिखाते हैं मिस्टर वू को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि शिन केविन ने अपने बड़े भाई को मार डाला और साथ ही साथ यूनोंग और केविन प्यार में हैं और ये जेट पेंडेंट भी फेक है। फिर दिखाते हैं मिस्टर वू ने सोंग्यू को किडनैप कर लिया होता है और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि सोंग्यू शुई के साथ हो चुकी है और शुई ने सोंग्यू को माफ कर दिया होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं यूनोंग मिस्टर वू के सामने बैठी होती है और मिस्टर वू उससे कहती है ये पेंडेंट फेक है। तो यूनोंग कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने खुद से बोयंग के लॉकर से चुराया है। मिस्टर वू कहती है नाटक करना बंद करो, मैं जानती हूँ रियल पेंडेंट तुम्हारे पास है और सोंग्यू मुझे सब कुछ बता चुकी है कि उसने असली पेंडेंट को नकली से बदल दिया था और बाद में तुमने ले लिया। अब ये सब सुनकर यूनोंग पूछती है सोंग्यू कहाँ है। तो मिस्टर वू सबूत के तौर पर उसका हेयर बेल्ट दिखाती है और कहती है कि अगर तुम हमारी बात मानोगी तो मैं उसे छोड़ दूंगी। यूनोंग कहती है पेंडेंट मेरे पास नहीं है। तो मिस्टर वू कहती है मुझे पता है वो केविन के हाथ में है और तुम्हारे बदले वो पेंडेंट मुझे जरूर देगा। उसके बाद वहाँ 2 गार्ड्स और एक जापानीज पुलिस ऑफिसर आ जाता है। मिस्टर वू उससे कहती है अगर आपको ये जंग जीतनी है तो ये लड़की उसकी चाबी है। अब यूनोंग को तो उस पर बहुत गुस्सा आता है कि मिस्टर वू कब से जापानीज के साथ जाके मिल गई। यहाँ दिखाते हैं केविन जैसे ही सुबह उठता है तो यूनोंग को अपने पास न देखकर पूरे घर में उसे ढूंढने लगता है। तभी वहाँ जूनियर आके बताता है कि हमें एक लेटर मिला है जिसमें लिखा है कि इस जगह आके पेंडेंट देके वैन यूनोंग को तुम छुड़ा सकते हो। तो केविन जल्दी से ऑर्डर देता है कि मेरी कार निकालो। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जूनियर और केविन वहाँ आ जाते हैं जहाँ उन्हें बुलाया होता है। जूनियर उसे कहता है आपको पता है कि ये एक जाल है, फिर भी आप अपनी लाइफ रिस्क में डालना चाहते हैं। केविन कहता है यूनोंग उनके हाथ में है, मैं इस चीज़ को लाइटली नहीं ले सकता, भले डेंजरस हो फिर भी मैं जाऊँगा। फिर उससे पूछता है क्या सब रेडी है। तो जूनियर कहता है हाँ। फिर दिखाते हैं केविन जैसे ही अंदर आता है तो मिस्टर वो सामने बैठी होती है। केविन उसे पेंडेंट दिखाते हुए पूछता है यूनोंग कहाँ है। तो मिस्टर वो कहती है वो इधर ही है। उसके बाद जैसे ही वो चुटकी बजाती है तो एक आदमी यूनोंग को वहाँ लेके आ जाता है और उसका चेहरा भी दिखाता है। अब जब केविन उसको देखने में बिजी होता है तो मिस्टर वो उसके सामने आके कहती है लाओ अभी जेट पेंडेंट मुझे दो। केविन कहता है पहले उसको यहाँ तक आने दो तभी मैं तुम्हें ये दूंगा। अब मिस्टर वो के इशारे पर यूनोंग डरते हुए उसके पास आने लगती है जैसे वो यूनोंग नहीं सोंग्यू हो और केविन को भी उसका बिहेवियर यूनोंग जैसा नहीं लगता। और यहाँ मिस्टर वो केविन पर गन पॉइंट आउट करते हुए उसके पास से पेंडेंट लेने के लिए आगे बढ़ती है। अब जैसे ही वो ज़्यादा पास आती है तो केविन उसकी गन लेकर उस पर ही पॉइंट आउट कर देता है जल्दी से और यूनोंग से कहता है जल्दी भागो। तो सोंग्यू अपने ऊपर से कपड़ा हटाते हुए कहती है मैं सोंग्यू हूँ यूनोंग नहीं। अब ये सुनकर केविन शॉक हो जाता है और गुस्से में मिस्टर वू से पूछता है कहाँ है यूनोंग। तो मिस्टर वू जापानीज को ऑर्डर देती है कि बाहर आ जाओ। अब बहुत सारे जापानीज ऑफिसर्स वहाँ आके केविन को घेर लेते हैं। अब जैसे ही केविन का ध्यान उन पर जाता है तो मिस्टर वू एकदम से अपनी गन उससे वापस ले लेती है और कहती है कि तुमने मुझे कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। केविन कहता है ओ तो तुम जापानीज के साथ जाके मिल गई हो। मिस्टर वो कहती है तो क्या, वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी न्यूज़ है। कुछ ही देर में वो यहाँ आने वाली है जिसे तुम बहुत प्यार करते हो, लेकिन वो तुम्हें अपनी आंखों से मरते हुए देखेगी। उतने में वहाँ यूनोंग उस पुलिस ऑफिसर को घसीटते हुए लेके आती है जिसे देखकर तो मिस्टर वो शॉक हो जाती है और केविन को उस पर बहुत प्राउड फील होता है। यूनोंग उस जापानीज को कहती है हम एक डील करते हैं। तो जापानीज पूछता है कैसी डील। यूनोंग कहती है तो मिस्टर वो को मार दो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तो जापानीज भी उसकी ये शर्त मान जाता है। अब मिस्टर वो डरते हुए कहती है क्या तुम हमारे बीच का स्टूडेंट और टीचर वाला रिलेशन खत्म कर दोगी। यूनोंग कहती है मैंने आपको एक चांस दिया था लेकिन आपने खुद ही सब कुछ खराब कर दिया और आपने अपने आप को जापानीज को बेच दिया। उसके बाद जैसे ही ये सीनियर ऑफिसर सबको ऑर्डर देता है तो वो सब मिलकर मिस्टर वू को मार देते हैं और मिस्टर वू बहुत बुरी तरह मर जाती है। फिर जापानीज यूनोंग से कहता है ये मर चुकी है अब तो मुझे जाने दो। तो यूनोंग कहती है मेरे लोग अभी तक बाहर नहीं गए हैं और फिर केविन से कहती है सोंग्यू को बाहर लेकर जाओ। अब केविन उसको बाहर लेकर जा रहा होता है तो यूनोंग के पास रुककर कहता है तुम इसे लेके जाओ बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा। तो यूनोंग गुस्से में कहती है ये सही टाइम नहीं है मुझसे बहस करने का। केविन कहता है चिंता मत करो मैंने सारे अरेंजमेंट्स कर दिए हैं। अगले ही पल दिखाते हैं जूनियर पूरी आर्मी लेकर आता है और जापानीज को घेर लेता है और यहाँ यूनोंग उस जापानीज ऑफिसर को मार देती है और फिर केविन और यूनोंग एक दूसरे को देख स्माइल करने लगते हैं। यहीं से 2 महीने बाद का टाइम दिखाते हैं। यूनोंग अपने फादर के विश के अकॉर्डिंग जनरल जेंग को वो जेट पेंडेंट दे देती है। अब जैसे ही वो इनकम्प्लीट मैप पर वो पेंडेंट रखते हैं तो उन दोनों को पता चल जाता है कि ट्रोव का सीक्रेट ट्रेजर कहाँ पर है जिसे वैन फैमिली ने अपनी आगे आने वाली जनरेशन के लिए संभाल कर रखा था। अब अपने डैड के विश के अकॉर्डिंग वो सब यूनोंग जनरल जेंग की आर्मी को दे देती है और जनरल जेंग यूनोंग को उसके डैड ने जो भी उनकी मदद करी थी उसके बारे में बताते हैं और साथ ही साथ ये भी खबर देते हैं कि शिन सिटी पर जल्दी ही हमला होने वाला है तो तुम्हें इस सिटी से दूर चले जाना चाहिए। यूनोंग कहती है मैं जानती हूँ लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। जनरल जेंग पूछते हैं क्या केविन की वजह से। तो यूनोंग कहती है हाँ उसकी वजह से और मेरे फादर की वजह से भी। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं केविन जूनियर को कहता है कि शिन सिटी पर हमला होने वाला है, मुझे यहाँ रहकर सिटी को बचाना होगा, इसलिए मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम यूनोंग को किसी सेफ जगह पर ले जाओ। अब ये सारी बातें यूनोंग भी सुन लेती है और अंदर आकर कहती है तुमने फैसला भी कर लिया और मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। अब जूनियर केविन के कहने पर बाहर चले जाता है और यहाँ केविन यूनोंग से कहता है तुम्हें जाना ही होगा, लेकिन यूनोंग भी नहीं मान रही होती। अब केविन उसको मनाने की कोशिश करने लगता है। यूनोंग कहती है पहले मेरे
मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए मुझे तुम्हें बार बार छोड़ना पड़ा था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, भले कितना भी खतरा हो यहाँ मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ये कहकर उसे हक कर लेती है तो केविन भी मान जाता है। लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि यूनॉन्ग प्रेग्नेंट होती है, लेकिन वो घबरा रही होती है कि ये सही टाइम नहीं है उसका प्रेग्नेंट होने का, इसलिए वो केविन को इस बारे में नहीं बताने का सोचती है। अगर वो बताएगी तो वो उसे सेफ रखने के लिए शिन सिटी से दूर भेज देगा। नेक्स्ट डे दिखाते हैं केविन बैटलफील्ड के लिए गया होता है और यूनॉन्ग उसका बेसब्री से वेट कर रही होती है कि कहीं उसे कुछ हो न जाए। तभी उसकी मेड आके बताती है कि एक बुरी खबर है। फिर दिखाते हैं केविन घायल होता है और 4 जने उसे स्ट्रेचर पर ला रहे होते हैं। अब यूनॉन्ग उसकी हालत देख रोने लगती है और रोते रोते बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं यूनॉन्ग बेड पर लेटी होती है और केविन उसके पास में इमोशनल होते हुए खड़ा होता है। अब जैसे ही यूनॉन्ग को होश आता है तो केविन उसके पास आके खुश होकर बताता है, डॉक्टर ने कहा तुम 2 महीने से प्रेग्नेंट हो, मैं डैड बनने वाला हूँ। केविन उसे हक करके पूछता है तुम्हें क्या लगता है ये लड़का है या लड़की, लेकिन यूनॉन्ग कहती है तुम मेरे साथ सारा टाइम रहोगे। तो केविन उठकर कहता है मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। यूनॉन्ग को पहले ही पता होता है कि वो उसे दूर भेजना चाहता है, तो केविन कहता है हाँ मैं पहले तुम्हें इस सिटी से दूर भेजूंगा। यूनॉन्ग कहती है मैं कहीं नहीं जा रही हूँ जब तक तुम मेरे साथ नहीं चलते। अब केविन उसे समझाने लगता है कि उसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, उसे इस सिटी के सारे लोगों को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। आर्मी में होने के नाते वो पीछे नहीं हट सकता और उसे यूनॉन्ग और अपने बच्चे को भी तो प्रोटेक्ट करना है। अब यूनॉन्ग उसकी बातें सुनकर रोने लगती है, लेकिन फिर उसकी मजबूरी भी समझती है और शिन सिटी से बाहर जाने के लिए मान जाती है। अब केविन उसे अच्छे से हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं यूनॉन्ग सिटी से बाहर जाने के लिए निकल ही रही होती है कि कार से उतरकर फिर से केविन के पास भाग कर आती है और उसे हक कर लेती है। दोनों ही एक दूसरे के बगैर रह नहीं पा रहे होते और फिर दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर केविन उसको कार में बैठा देता है और एक लास्ट किस करता है और उसे जाने देता है, लेकिन फिर खुद ही सैड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं केविन और जूनियर अपना काम कर रहे होते हैं कि शिन सिटी को कैसे बचाया जाए। तभी केविन को सेंट्रल गवर्नमेंट से कॉल आता है और बुरी खबर मिलती है कि दुश्मनों की आर्मी बहुत ज़्यादा है और वो रेडी है अटैक करने के लिए। जूनियर कहता है मुझे नहीं लगता शिन सिटी को बचाने का कोई रास्ता है। अब इस वजह से केविन परेशान हो जाता है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं यूनॉन्ग शांक्षु से मिलकर कहती है मुझे याद है तुम कुछ जापानीज को जानती हो, क्या तुम मुझे कर्नल यामामोटो के पास भेज सकती हो। शांक्षु पूछती है क्या वही जो शिन सिटी पर अटैक करने वाला है। तो यूनॉन्ग कहती है हाँ। शांक्षु पूछती है तुम करने क्या वाली हो। तो यूनॉन्ग कहती है मारने वाली हूँ। शांक्षु कहती है इसमें खतरा है, क्या तुमने सोच लिया है। तो यूनॉन्ग कहती है हाँ। फिर शांक्षु उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं शांक्षु जापानीज बनकर कर्नल यामामोटो को ड्रिंक सर्व कर रही होती है। तभी वहाँ यूनॉन्ग भी जापानीज बनकर आ जाती है और अपने साथ ड्रिंक भी लेके आती है जिसमें पॉइजन मिला होता है। अब यूनॉन्ग ड्रिंक सर्व करके चले जाती है और शांक्षु वो ड्रिंक यामामोटो को पिला देती है और उसे किसी पर शक भी नहीं होता। और थोड़ी देर बाद वहाँ सब जापानीज की जान चले जाती है। यहाँ केविन को दिखाते हैं जो परेशान बैठा होता है। तभी यूनॉन्ग कॉल करके कहती है मैं तुम्हें एक बड़ा गिफ्ट देना चाहती हूँ, कर्नल यामामोटो मर चुका है, न्यूज़ जल्दी ही बाहर आ जाएगी, अगर तुम स्ट्राइक बैक करना चाहते हो तो ये मौका बहुत अच्छा है। केविन टेंस होके कहता है ये तुमने किया, तुम्हें पता भी है इसमें कितना खतरा था, तुम प्रेग्नेंट हो और ये हमारा बेबी है। अब उसको इतनी चिंता करते हुए देख यूनॉन्ग स्माइल करने लगती है और कहती है मैं ठीक हूँ, मैं बस तुम्हें मिस कर रही हूँ। अब ये सुनकर फाइनली केविन शांत होता है और कहता है मैं भी। फिर ये दोनों स्वीट स्वीट बातें करने लगते हैं जिससे ये दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं और यूनॉन्ग उसे कहती है मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ रही हूँ। ये सुनकर केविन बहुत खुश हो जाता है और फिर दोनों ही बातें वगैरह करके फ़ोन कट कर देते हैं और एक दूसरे को मिस करने लगते हैं। फिर दिखाते हैं यामामोटो के मरने की वजह से जापानीज अब शिन सिटी पर हमला नहीं करते और केविन उनके अगेंस्ट यूनॉन्ग की वजह से जीत जाता है और शिन सिटी सेफ हो जाती है। और इसी मोमेंट पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है गाइस। प्लीज़ गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना ये ड्रामा आपको कैसा लगा और अगर आपके कुछ सजेशंस हों जैसे आपको कोई और ड्रामे का एक्सप्लेनेशन सुनना है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। तो मिलते हैं ऐसा ही और भी इंटरेस्टिंग ड्रामास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस और कमेंट भी, ठीक है।